मैं मुंबई से हूँ वहाँ तो गर्मी है और मुंबई में हम एसी लगा के सो रहे हैं जी। और मैं यहाँ आया हूँ 2 दिन हो गए। मैं अजमेर शरीफ में था, आज ही सुबह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आया हूँ। और मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ठंड है ना। सुबह के 11 बजने आए हैं तकरीबन और फिर भी ठंड जा नहीं रही है। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ आप लोगों का फ़्लाइट, आप लोगों की तकलीफ़ कि आप लोगों को ऐसी कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि कब उठूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से, बिफोर आई स्टार्ट माई टुडे स्पीच एंड गिव यू लिटिल ब्रीफ अबाउट व्हाट डू आई डू एंड व्हाई एम आई हियर फॉर, मैं ये पूछना चाहूँगा आप में से कितने लोग 10th स्टैंडर्ड से हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम 10th? माशाल्लाह, वेरी नाइस। 12th स्टैंडर्ड वाले कितने हैं यहाँ पर? 12th में कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले हैं? अच्छा, 12th कॉमर्स कितने हैं? ओके, 12th साइंस? ओके, साइंस तो बहुत कम है। आर्ट्स कोई बात नहीं, मतलब वी हैव स्टूडेंट्स बट आज नहीं आए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा कि हम करियर गाइडेंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ। तो पहले तो ये पता चले कि मेरा करियर बना है या नहीं, है ना। अक्सर आजकल का ट्रेंड ऐसा हो गया है ना, क्योंकि हम सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते हैं, रील्स हम इतने सारे देखते रहते हैं। तो ये इंसान कोई भी जिसके पास कैमरा है वो आज इन्फ्लुएंसर है। उसने ज़िंदगी में क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? ऐसा ही होता है, कोई आके कुछ बोल देता है, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ पहले तो कि मेरा करियर बना है या नहीं वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स, आई कंप्लीटेड माई MBA इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आई एम अ सिल्वर मेडलिस्ट इन माई मास्टर्स। उसके बाद मैंने MA करा गांधी एंड पीस स्टडीज़ में। आई एम ऑल इंडिया टॉपर इन गांधी एंड पीस स्टडीज़। उसके बाद मैंने लॉ करने की सोची और अभी मैं फाइनल ईयर अल्हम्दुलिल्लाह लॉ में हूँ। तो लॉ में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था क्लैट, जिसका ऑल इंडिया रैंक मेरा 248 है। और मैं आपको बता दूँ काम मैं तीनों में से एक भी नहीं करता, सच में। ना मैं लॉयर हूँ, ना मैं लॉ ये करता हूँ, ना मैं मैंने MBA की पढ़ाई को कुछ यूज़ करा, ना मैंने अपने MA जो गांधी एंड पीस स्टडीज़ में मैंने करा उसमें कोई काम मैं इसमें करता नहीं। थोड़ा बहुत IT का काम कर लेता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक मेरी डिग्री थी उसका यूटिलाइजेशन होता है बस। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं करियर कर रहा था, आप लोग टीम SDI उम्मीद के बारे में, बिफोर आई गो हेड मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ और उसके बाद एक वीडियो बताऊँगा, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल गया तो सुन्नी दावत इस्लामी का एक डिवीज़न है जिसको कहते हैं टीम उम्मीद नाम से। ये टीम उम्मीद जो है ना 4 शोबों में काम करती है, 4 डिफरेंट जोन्स में काम करती है। पहला जोन है करियर, बिकॉज वी रियलाइज देयर इज अ ह्यूज गैप। हमारा बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई क्यों करते हैं हम लोग? क्यों पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई क्यों करते हैं? कुछ बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन अक्सर सवाल पढ़ाई करने के बाद ये आता है कि बनना क्या है ना। जब पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बन जाओ, तो पढ़ाई करने के बाद ये सवाल कैसे आता है कि बनना क्या है? मतलब कुछ तो एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है ना। विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ माई 2 hours सेशन। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की ये चीज़ क्या है। तो करियर पे हम फोकस करते हैं। दूसरा हम करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि करियर हो गया, जॉब मिल गई तो ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब मिलने के बाद बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारे स्टेजेस है। आपको वो सारे लेवल, सारे स्टेजेस क्रॉस करने पड़ते हैं। उस पर इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे हम लोग कि किस तरह से वो चीज़ें हो सकती है। तीसरा हम हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं और चौथा हम स्कॉलरशिप पे फोकस करते हैं ताकि बच्चों को जो है पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तो ये 4 शोबों में हम काम करते हैं। आप हमको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, X पर, दैट्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर, आप जिस प्लेटफॉर्म पे, हम उस प्लेटफॉर्म पर हैं। वी थॉट हमारा ऑडियंस कहाँ है? हमारा ऑडियंस इंस्टाग्राम पे रील देखता है। लेट अस मेक रील्स। वी हैव मेड गुड रील्स, यू कैन वॉच आवर रील्स। आवर कंटेंट इज ऑल्सो गुड, राइट? We thought you watch shorts, YouTube shorts. We are on YouTube shorts.
राइट. You will find all of us, you know, I'm just one of the team members. मेरा नाम मोहम्मद रज़ा मुल्ला है, बट हमारे पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी क्वालिफाइड पीपल, वेरी वेरी क्वालिफाइड पीपल जो यहाँ पर है. हमारे पास ऐसे इंजीनियरिंग का टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन सा है? IIT. ठीक है, IIT में भी बहुत सारे IIT, उसमें से टॉप है IIT मद्रास. वी हैव अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT मद्रास हु टेक्स लेसन्स फॉर अस. हिज नेम इज सलमान पीटीवाला. ही करंटली वर्क्स फॉर जनरल इलेक्ट्रिक्स. जनरल इलेक्ट्रिक्स किसकी कंपनी है पता है? उस इंसान की जिसने बल्ब बनाया. बल्ब किसने बनाया? थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक्स. जनरल इलेक्ट्रिक्स करंटली इन बैंगलोर दे हैव अ डिवीजन वेयर दे मैन्युफैक्चर और रिपेयर एरोप्लेन्स. सलमान सर वहाँ पर काम करते हैं. वी हैव एन आलिम अल्हम्दुलिल्लाह, मूसा भाई हमारे प्यारे मूसा भाई है. मूसा भाई आलिम भी है, बहुत जल्दी बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. और वो केमिकल इंजीनियर भी है, BPCL नाम की बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं. We have so many people. We have some people who take sessions from Poland. He's a very senior finance professional in Colgate. We have people across the globe in different position doing well in their career, but they all have this pain that boys and girls from our community are not really doing that great. हिंदी इंग्लिश दोनों समझ आ रही है ना? मतलब आई होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो बोल देना. मकसद ये नहीं कि मैं आके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स दिखाऊं. मकसद ये है कि आपको मेरी बात समझ आए. उसके लिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा. मैं पूरा 2 घंटा हिंदी में बोलूँगा, कोई मसला नहीं है इसमें. हिंदी ठीक ठाक है मेरी. ठीक है, तो आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा लगेगा थोड़ा सा ओवर द हेड जा रहा है, प्लीज़ लेट मी नो. मैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा मेलो डाउन करूँगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाय नाउ आप लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए. ठीक है, मेरा एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा दिक्कत है, राइट. तो मैं टीम SD उम्मीद के बारे में बता रहा था. टीम SD उम्मीद के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसमें से एक वीडियो है जो एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है इकिगाई नाम का. आप लोगों के पास वक्त होगा तो देख लें आप लोग, क्योंकि बिज़ी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है ना. मतलब कौन है देश में? 2 ही लोग बिज़ी है, एक मोदी जी, दूसरे आप. बाकी सब फ्री है. मतलब मैं तो बहुत ही फ्री इंसान हूँ, मैं सच में बहुत फ्री इंसान हूँ. मुझे लगता है 2 ही लोग बिजी थे, एक पहले तो मोदी जी, दूसरे स्टूडेंट्स. इनके पास वक्त ही नहीं होता. बाकी सब आदमी फ्री है. बाकी हमारे बच्चे बहुत बिजी, क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट बिजी बहुत है. तो अगर आपके बिजी स्केड्यूल में से अगर आपको 5 मिनट का वक्त मिले तो एक मेरी वीडियो है इकिगाई नाम की, IKIGAI. इट्स बेसिकली अ जापानीज कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, मकसद क्या है. ये पता करने के लिए कॉन्सेप्ट है जिसको इकिगाई कहते हैं. ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको आराम से किताबें बोल रही हैं क्या? अच्छा, तो इकिगाई एक किताब है. मैंने किताब पढ़ी थी और किताब पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि मुझे किस चीज़ में करियर करना चाहिए. मुझे पता चला कि मुझे बोलने में करियर करना चाहिए. हर वो चीज़ जिसमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है उसमें तुम करियर करो. मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि मैं अगर बोलूँगा तो मेरा करियर अच्छा हो जाएगा. अब आप देखो, मैं ट्रेनर हूँ, बोलने के पैसे लेता हूँ. कंसल्टेंट हूँ, एडवाइस देने के, फिर बोलने के पैसे लेता हूँ. अभी इंशाल्लाह ताला लॉयर बन जाऊँगा, फिर बोलने के पैसे लूँगा. हर वो चीज़ जिसमें बोलना पड़ता है मुझे पता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं. मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मेरी कम्युनिकेशन. मैं अपने 10 साल के करियर में, 10 साल के कॉर्पोरेट करियर में 6 साल में ही एक कंपनी का हेड HR बन चुका था. 8 साल में मैं एक एडटेक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, और 10वें साल में तो मैंने खुद की कंसल्टिंग फर्म शुरू कर दी थी. लेकिन ये पूरे के पूरे 10 साल के करियर में अगर मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने किसी स्किल को देता हूँ तो वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेकर चलो. हम क्या करते हैं पता है? हमने गलती क्या करती पता है? हम अपने एजुकेशन को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लो और फिर एजुकेशन के साथ उसको कोलैबोरेट करो. यू विल नेवर गो रॉन्ग. वी विल टॉक अबाउट दिस. हमारे पास 2 घंटा है,
थोड़े बहुत, और फिर इंशाल्लाह ताला एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। मैं सिर्फ दिखता डरावना हूँ, काटता नहीं हूँ। तो आप लोग बेफिक्र रहें, आपको जितनी चीज़ें पता है, ठीक है, मेरे को 2 चीज़ें उससे थोड़ी सी ज़्यादा पता हो सकती है, चांसेस है, क्योंकि अब स्मार्ट लोगों से बोलने बात करने डर लगता है मुझे, यू नो, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, यू नो, यू नेवर नो, बट चांसेस है कि मैं थोड़े 2 रील्स आपसे ज़्यादा ही देख चुका हूँ, तो यू नो वील बी एबल टू मैच दैट, क्योंकि ऑडियंस के साथ रहना, नहीं मैंने बोला ना, ऑडियंस के साथ थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मोह हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। नहीं, सारे हजरत यहाँ बैठे बोले ये क्या हो गया, बट मैं समझ रहा हूँ, अपनी वाइब मैच होनी चाहिए, है कि नहीं? वाइब मैच होनी चाहिए कि नहीं? प्रॉब्लम टीचर और स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है पता है? टीचर स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि टीचर स्टूडेंट से वाइब ही मैच नहीं कर रहा है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? अब होता क्या है, अब बेचारा टीचर का वाइब अलग जा रहा है, बच्चे का वाइब अलग जा रहा है, वही उसका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड की वाइब हो गई है फुल मैच, वो जो बोल रहा है बेस्ट फ्रेंड कर रहा है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, एक व्यक्ति ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। कौन 4 दोस्त लोग हत्या में जा रहे हैं? ये पागल दोस्त लोग हैं क्या? ये एक दूसरे को फ़ोन करके बोल क्या रहे? मैं तो सोचता हूँ कभी कभी ये बोल क्या रहे हैं कि भाई सुन, मैं हत्या करने जा रहा हूँ, फ्री है? बट आप सोचिए कि आपको कोई कन्विंस कर ले रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड, कि चल हत्या करते हैं, और लोग जा भी रहे हैं, और ये टीचर चिल्ला चिल्ला के 12 साल से बोल रहे पढ़ो, क्या बात है, लेकिन वाइब मैच नहीं हो रही ना। जी जी, आप वाइब मैच कर लो, बाकी सब तो अपना कोशिश क्या रहेगा, वाइब मैच करो, क्योंकि अपनी वाइब मैच हो गई, मैं कुछ भी बोलूँगा आप कर लोगे, सही बात है। और अगर वाइब मैच हुई नहीं तो मैं कितना भी बोलूँ आप कुछ नहीं करोगे। तो कोशिश ये रहेगी कि वाइब मैच करें, भले इसमें 2 घंटा पूरा चले जाए, 10 मिनट में अपने को जो नसीहत चाहिए वो मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, तो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, पहले तो ये मान लो कि मैं आपका, आप बड़ा भाई मान लो मुझे, ठीक है, कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है, बड़ा भाई एकदम ऐसे कूल वाला बड़ा भाई, ऐसे खड़ूस वाला नहीं, एकदम कूल, ठीक है, कूल बड़ा भाई, जिसको जो बोले ना कि जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो मैं अक्सर ऐसा सोचता था कि कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसको मैं कुछ बोलूं और वो मेरे लिए कर दे, ऐसा बड़ा भाई हो, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ। सबसे बड़े लड़के की प्रॉब्लम ये होती है कि इसको ज़रूरत से जल्दी मैच्योर हो जाना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान बोलता है देख तू बड़ा है, तू ऐसा करेगा तो छोटे कैसे, अरे मैं भी तो छोटा ही हूँ, मेरा भी तो बचपन चल रहा है, लेकिन कोई समझता नहीं है। तो फिर मैंने तभी एक चीज़ सोची थी कि मेरे भाइयों को कभी ऐसा फील होना नहीं चाहिए कि कोई एक बड़ा भाई होता तो करता, तो उनके लिए हर एक चीज़ मैं करता हूँ। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, 8 तारीख को मैं सुबह, मेरी फ़्लाइट है, 8 को मैं पहुँचूँगा, 9-10 को मैं पूरी फैमिली के घर के बच्चों को घूमने लेकर जा रहा हूँ, पूरे मेरे मामू चाचा वाचा के बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, 2 दिन लोनावला लेकर जा रहा हूँ। ऐसे उनको कभी ऐसी कमी फील नहीं होनी चाहिए। करियर से रिलेटेड कोई टेंशन है, मैंने मामुओं को, चाचाओं को, सबको बताया तुम लोग टेंशन नहीं लेने का बच्चों को, मैं हूँ ना, मैं दुनिया भर में जा के लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे घर के बच्चे पर टेंशन लेके बैठेंगे, कोई फ़ायदा है मेरा? कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। तो तुम लोग टेंशन लेने का नहीं, बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ दो। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि इफ यू जज अ मंकी, हिंदी में बोलूँ समझ में आएगा जल्दी, आ रहा ना? अब फिर भी मैं मतलब तसल्ली के लिए, अगर आप एक बंदर को, ठीक है, एक परिंदे को और एक पानी में तैरने वाली मछली को इस बात से जज करेंगे कि तीनों में से पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ जाएगा, तो मछली तो अपने आप को बेवकूफ़ समझ के मर जाएगी, जिस पानी में तैर रहे उसी में डूब के मर जाएगी, है क्या नहीं? है क्या नहीं? इसका मतलब क्या, अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग सलाहियत दी है, आपको अपने सलाहियत के हिसाब से काम करना चाहिए। हमने क्या करा है पता है, एजुकेशन सिस्टम में सबसे बुरी चीज़ ये कि हमने एक पैरामीटर बना दिया है, इसमें आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। मैंने आपको जो अभी बताया कि मैंने यहाँ टॉप करा, वहाँ सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, ये वो फलां दिमाग का, इसके पीछे की बैक स्टोरी बताता हूँ। 10th स्टैंडर्ड में मेरे परसेंटेज कितने हैं? 64%।
12th स्टैंडर्ड में कितने? 58%। TY में कितने? 54%। लेकिन एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं जब तक एग्ज़ाम के डर से पढ़ता था, रिजल्ट के मार्क्स के डर से पढ़ता था, ओपन हाउस के डर से पढ़ता था, अब्बा के बेल्ट और लातों के डर से पढ़ता था, तब ये मेरे परसेंटेज आते थे। आज मैं टॉप किए जा रहा हूँ, मेरे अब्बा पूछ भी नहीं रहे। कोई पूछ रहा है मुझे, आपको क्या लगता है मेरा रिजल्ट होता है तो मेरी बीवी बोलती लाओ बताओ कितना परसेंट मिल रहा है, तभी खाना मिलेगा, ऐसा होता है क्या? कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं पूछ रहा। क्यों मालूम है? क्योंकि आज मुझे एग्जाम का डर नहीं है। जब आदमी बिना डर के पढ़ता है ना तो बहुत अच्छा पढ़ता है। हम ना डर के मारे पढ़ रहे हैं और वो डर हमको पढ़ने नहीं दे रहा। वो डर नॉलेज एसिमिलेशन में नहीं फोकस कर रहा, वो डर जो है सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस्ड है, नॉलेज एसिमिलेशन पे फोकस नहीं हमारा। हम अभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़े हुए और इसीलिए हमको मार्क्स कम आते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बट खैर, मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स फ़िलहाल एग्ज़ाम से रिलेटेड दे देता हूँ और उसके बाद करियर पे बात करेंगे। तो करियर पे बात करने के लिए मेरा ये रहेगा कि आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है? और जितना कोई सही जवाब, गलत जवाब, कितना बेसिक, कितना स्टूपिड, ऐसा कोई सवाल नहीं होता। मैं वकील हूँ, मैंने ऐसे ऐसे सवाल सुने जो आप लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप कोई भी सवाल पूछे, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, मेरी जितनी इस्तिताअत है, जितनी कैपेसिटी है, उसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा। बट उससे पहले बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स, ठीक है? ये मुझे पता होते तो शायद मैं 60 की जगह 80 लाता, लेकिन मुझे नहीं पता थे तो फिर मुझे ढूंढने पड़े। वो कहीं सुना है मैंने कि जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते ना, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। और जो तुम सोच रहे हो वो भी मैं समझ रहा हूँ। जी। समझे? तो शुरू करें? ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में करेंगे ना, सर मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो ये इरेज कर दूँ, मुझे डस्टर अगर मिल जाए तो। कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग आइंस्टाइन है, सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो भूल जाओगे। तो मैं 3 ही चीज़ें बताऊंगा, सिर्फ 3 चीज़। ये 3 कर लो, बहुत है, ठीक है? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ आपको लगे कि मैं बोर कर रहा हूँ या बोर होने लग गया तो मुझे बता देना, हम टॉपिक चेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ी कोई स्क्रिप्ट लेके आया हूँ कि ये मुझे बोलना ही बोलना है, मेरे पास थोड़ी सिलेबस है कि कंप्लीट करना। हमारे पास पूरी आज़ादी है, मैं किसी भी टॉपिक पे बोल सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाओ, जहाँ बोर हो जाओ मुझे बता देना कि सर बोर हो रहा है, हम कुछ और बात करेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव है अपनी वाइब क्या होनी चाहिए, बस। उसके लिए जो जो टॉपिक पे बात करनी पड़ती है हम वो टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको, वो 2-3 चीज़ें सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए है। हज़रत आप भी बैठ जाइए आराम से, इधर आराम से बैठ के देख लीजिएगा, वरना मुझे बार बार आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हाँ, मैं टीम उम्मीद ये हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो आपको हम ये प्लेटफॉर्म किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, SDIUMMEED, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, हर प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको इस नाम पे मिल जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग हमको फॉलो करें, क्योंकि इतने सारे लोगों की लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो आप करते हैं, हमको भी करो, थोड़ा प्यार हम पे भी बरसाओ। हमारा कंटेंट भी क्वालिटी है, कंटेंट देख के फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम। अच्छा, एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितना बज रहा है? 11:11 हो रहे हैं, एकदम टाइमिंग भी परफेक्ट। मुझे पता है, मैं आपको दुनिया भर की नॉलेज जितनी मेरे पास है मैं आपको फ्री में देने के लिए तैयार हूँ।
जितनी है, मुझे जितना वक्त दिया जाएगा, जहाँ मुझे चिट्ठी आ गई बस करो, वहाँ मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। लेकिन जितनी मेरे तब तक नॉलेज है मैं सब देने की कोशिश करूँ। मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए मैम आपके हिसाब से? मुझे क्या चाहिए आपसे? पैसे नहीं, क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? मैं क्या चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरी शक्ल देख के मैं कचौरी मांगूंगा आपसे? क्या लूंगा मैं आपसे? हाँ मतलब प्यार तो चाहिए ऑफ कोर्स, तो वाइड मैच होगी। क्या चाहिए सर मुझे आपसे? हाँ उम्मीद चाहिए। उम्मीद तो मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद से कौन है? मैं हूँ ना सर। क्या चाहिए होगा मुझे? एग्जैक्टली वो ऐसी चीज़ जिसके लिए कंपनियां करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है आपके 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड का आपका अटेंशन। आप क्या करते हो? ऐसे 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 करते हो ना। कंपनियां करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है आपके 15 सेकंड के लिए, और मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे 60 मिनट दें, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विल मेक गोल्ड ऑफ द 60 मिनट्स दैट यू गिव मी। ठीक है, तो 60 मिनट मुझे वो अर्ज मालूम है, कोनी मार के कमेंट पास करने वाली। मुझे मालूम है वो अर्ज। बगल में बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, उसकी शक्ल देख लो एक बार, बगल वाले की देख लो, देखो देख लिया। यही है वो, यही है जिसके वजह से हम रुक गए हैं। यही है, समझे। मेरे घर वाले भी ऐसे बोलते थे। मैं जब 9th-10th में गया ना, तो मुझे बोलते थे, मेरे भी पर्टिकुलर कुछ फ्रेंड्स थे, तो उनको बोलते थे इनके साथ मत रहा कर, ये लोग बिगाड़ रहे हैं तुझे। अब मेरे घर वाले शरीफ थे, उनको नहीं पता बिगाड़ कौन रहा है। उनको लग रहा है मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं ये लोग। उनको पता नहीं है कि उनका बच्चा क्या है। अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खैर, I'll give you 3 tips for scoring good in board examinations. अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप लोग सब लोग डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते हैं? What is the reference book you use? अच्छा, पढ़ते ही नहीं है। तो ये एकदम बहुत अच्छा जवाब दिया सर ने, पढ़ते ही नहीं है हम। ठीक है, अगर कभी मन किया ऐसे पढ़ने का, तो आप क्या रेफर करते हैं? कौन सी किताब रेफर करते हैं? हाँ, कोई एक किताब मुझे मिल सकती है अगर? अच्छा, वो भी कोई बात नहीं, किसी ने नहीं लाई। अरे इसकी ज़रूरत भी क्या थी? स्कूल में कौन किताबें लेके आ रहा है? कैसे सवाल पूछ रहे हैं सर आप भी यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जहाँ आराम कर रही है उनको करने दीजिए। चादर वादर उड़ा के तो आए हो ना, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, उनको ठंड वंड ना लग जाए एकदम। हाँ ठीक है, कुछ है तो मुझे बता दो। हाँ जो भी है, अब कुछ भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं। ले वो भी 11th की लाया है, अल्लाह अकबर। 11 बज भी गए। अच्छा, दिस इज अ टेक्स्ट बुक, इसमें लिखा नहीं है, बट अगर आप अदरवाइज कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हो अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जैसे कोई गाइड होती है, डाइजेस्ट होती है, 21 सेट वगैरह वगैरह वगैरह, आप ध्यान से, आई वॉन्ट कंप्लीट अटेंशन फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। आई वॉन्ट कंप्लीट अटेंशन योर। यहाँ पर लोग आते होंगे, जाते रहेंगे, इनकी शक्लें देखी है पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं, तो उनको छोड़ दो। कुछ नया नहीं होने वाला, कुछ नहीं नया होने वाला। आप इधर पे तवज्जो दो। नहीं तो पहले बैनर लगाने का वेट करूं क्या मैं? इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है वो, तो फिर मैं रुक जाता हूं, फिर वो होने के बाद मैं अपना शुरू करता हूं। तो कोई भी रेफरेंस बुक का पहला पेज आप ओपन करो। हाँ हजरत, आप लगा ही दीजिए। आप आज लगा ही दीजिए, उसके बाद ही शुरू करेंगे काम। नहीं तो मैं पकड़ के बोलूं क्या? जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहला पेज आप रेफरेंस बुक का यूज करोगे। उस पहले पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड
मार्किंग स्कीम, ये पता है क्या होता है? पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है मैम? क्या होता है सर? यस, नहीं पता ही नहीं है। अरे क्या सर, 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 11th साइंस कॉमर्स, लगा ही था मुझे, मैं बोल नहीं रहा था बट मुझे लगा था 11th कॉमर्स में ही इतने होशियार बच्चे होते हैं हमारे पास। माशाल्लाह, अच्छी बात। जी जी सर, वेरी गुड माशाल्लाह। व्हाट्स योर नेम बेटा? सैयद गयाज अली, माशाल्लाह, वेरी गुड। सिट डाउन। तो मार्किंग स्कीम बेसिकली क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। ये आपको देखो, एक चीज़ बता देता हूँ, आप में और बोर्ड एग्जाम के टॉपर में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? चलो एक गेस करो, क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है मैम आप में और बोर्ड एग्जाम के टॉपर में? जो बच्चा 96, 98, 99 ला रहा है और हम जो 40, 50, 60, 70 जो भी ला रहे हैं, हम में और उस बच्चे में क्या फ़र्क है? आपको क्या लगता है क्या फ़र्क है? कुछ तो फ़र्क होगा ना, तभी तो वो ला रहा है। मेहनत किया होगा, हाँ, पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी। क्या लगता है आपको? बच्चे सहम रहे हैं, डर रहे हैं। बच्चे, अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पता है मैं सिर्फ दिखता डरा ना हूँ, इससे दांत वात मेरे काटता वाटता नहीं हूँ मैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है क्यों उसने टॉप करा और हम क्यों टॉप नहीं कर पा रहे? जी यस प्लीज़। मेरे अकॉर्डिंग एक जो टॉपर होता है वो अपना एक सिस्टम बना के चलता है कि मेरे को इतने टाइम के अंदर इस चीज़ को कवर करनी है। वो Very good. शेड्यूल बना के काम करता है, पर हम लोग उस चीज़ को शेड्यूल बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। माशाल्लाह, वेरी नाइस, गुड जॉब, गुड आंसर। और कोई रीज़न? एक स्केड्यूल, एक प्रोसेस, एक सिस्टम होता है जो हम फॉलो नहीं करते, बट एक टॉपर उस सिस्टम को फॉलो करता है, ये एक रीज़न हो सकता है। और क्या रीज़न है? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ। एक टॉपर में और आप में फंडामेंटल डिफरेंस पता है क्या है? फंडामेंटल डिफरेंस है कि टॉपर को पता है कि क्या पढ़ना नहीं चाहिए, कि बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या पढ़ना चाहिए मैं आपको पूछूंगा तो आप बोलेंगे ये पूरा सर किताब तो पढ़नी है, ज़रूरी है। एक टॉपर को एग्जैक्टली पता है कि इस किताब में से क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इस किताब में से 75% चीज़ें पढ़नी नहीं चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। नॉलेज के लिए पूरी किताब पढ़नी चाहिए, एग्जाम के लिए पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 25% ऑफ दिस बुक विल हेल्प यू टॉप द बोर्ड्स, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना नहीं चाहिए in the first exercise itself. So when you look at the marking scheme, you look at the marking scheme and you understand कि chapter number 1 कितने मार्क्स का आ रहा है? 3 मार्क्स का आ रहा है वैसे। चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 कितने मार्क्स का आ रहा है? चैप्टर नंबर 3 4 मार्क्स का आ रहा है। ऐसे ही स्कीम होता है, ऐसे ही लिखा हुआ होता है, नहीं लिखा हुआ होता है, आपने देखा नहीं है, आज के बाद जाके पहले देखो, ठीक है? Let's say chapter number 1 है, this is for 3 marks. Chapter number 2 है, this is for 6 marks. Chapter number 3 है, this is for 4 marks. ऐसे सारे chapters लिखे हुए हैं, right wrong? Now my question to you is, अभी हमारा पढ़ाई करने का स्टाइल देखते हैं। पढ़ाई करने का स्टाइल क्या है? हम बुक लेते हैं, पहले किसी चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे, उसके हम पहले फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, मैच द कॉलम, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, इसी तरह से पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यस नो? चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं, फिर ऐसे ही करते हैं, ठीक है, जिसमें हम पहले छोटे आंसर्स पढ़ते हैं, 1 मार्क के, फिर 2 मार्क के, फिर 5 मार्क के, ऐसे पढ़ते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं। ऐसे ही करते हैं सब लोग, या मैं ऐसे करता हूँ? सारे ऐसे ही पढ़ते हैं ना? नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, लिसन टू दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। माई क्वेश्चन टू यू इज कि चैप्टर नंबर 1 जब 3 मार्क का है तो इसमें 5 मार्क का सवाल आ सकता है क्या? Why are we studying? Right or wrong? जो क्वेश्चन पेपर में जो चैप्टर ही 3 मार्क्स के लिए आने वाला है, उसके 5 मार्क्स पढ़ने के कोई सेंस बनता है क्या? But we still study. Difference between you and topper is the topper knows what not to study.
आपने जब इस तरह का सेग्रीगेशन कर दिया, अच्छा 6 मार्क्स के चैप्टर में से 5 मार्क का सवाल आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 मार्क के चैप्टर में से 2-3 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3-2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन 5 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जब तक ये चैप्टर 8 मार्क का या 9 मार्क का नहीं आएगा ना, तब तक नहीं आएगा। सबसे पहले दोस्ती आपको करनी चाहिए एग्जाम पेपर के पैटर्न के साथ। हमारे पेपर पैटर्न के साथ दोस्ती नहीं है। हमने सबके साथ दोस्ती रखी है, पेपर पैटर्न के साथ दोस्ती नहीं है, इसीलिए आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। मार्किंग स्कीम से दोस्ती कर लो। एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, बट ठीक है, लेट देर से ही सही, बट दुरुस्त कर लो इस चीज़ को, इस मिस्टेक को। 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 12th स्टैंडर्ड में जाते ही पहले मार्किंग स्कीम के साथ दोस्ती कर लो, अंडरस्टैंड कर लो किसने चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है। मैं देखता हूँ बच्चों को 3 मार्क्स के चैप्टर के लिए 2-2, 3-3, 6-6 दिन लगा देते हैं। उसका इंपॉर्टेंस कितना टाइम दे रहे हो आप उसको? चैप्टर को उसके मार्किंग की अनफॉर्चुनेटली हैसियत के हिसाब से टाइम देनी चाहिए। इसकी हैसियत 3 मार्क की है, उसको उतना ही देना चाहिए। 9 मार्क वाले को ज़्यादा दो ना, लेकिन आपने मार्किंग स्कीम जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया आज तक कभी, इसलिए सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हो। एक जैसे ट्रीट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, उसको उसके मार्किंग स्कीम के हिसाब से ट्रीटमेंट दो। यू विल नेवर गो रॉन्ग इन योर स्टडीज। करेंगे इंशाल्लाह? आवाज़ थोड़ी मुझे कम सुनाई देती। करेंगे इंशाल्लाह? समझा? दूसरा, अब दूसरी एक टिप दे देता हूँ, ये है नहीं, इसमें नहीं है, बट इन जनरल टिप देता हूँ। सर आपका नाम क्या है? हाँ, सैफ अली। अच्छा सैफ अली, 1 मिनट इधर आना ज़रा, इधर आना, शर्मा मत। अरे सैफ, इतना हैंडसम दिखते हो आप, इतने शर्माने वाली क्या बात है? सैफ, मेरा एक सवाल है, उधर देख के तो कैमरा में आना चाहिए भाई, यूट्यूब लाइव हो रहा है। हाँ, तो सैफ एक बात मुझे बताओ। अच्छा, दिस क्वेश्चन मैं सैफ को एज अ एग्जाम्पल बना के पूछ रहा हूँ, बट दिस इज़ फॉर एवरीवन। सैफ, अगर आपको कोई देखकर ऐसा बोले या कोई ऐसा सोचे दिल में और उसके फेस पर दिख जाए, अरे ये सैफ आ गया यार फिर से, ये क्यों आता है? एक तो इसको देख के मेरा मूड खराब हो रहा है, इसका मुंह देख लो ना तो दिन खराब हो जाए, एकदम बकवास। अगर सैफ ऐसा होता नहीं है, सैफ मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है, लंगोटे यार, बट अगर सैफ आपको अगर ऐसा कोई बोले या आपके बारे में ऐसा सोचे, आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? आप उस इंसान से, 1 मिनट, आप उस इंसान से नज़दीक जाओगे, दूर जाओगे? सर दूर जाओगे, राइट। और अगर कोई आपको ये बोले कि यार सैफ तो क्या इंसान है, आय हाय हाय हाय, क्या खूबसूरती है, क्या बाल है, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना हंसी नौजवान मैंने देखा ही नहीं है, हर बार में तारीफ किए जा रहा है तुम्हारी, बोल रहा है क्या दोस्त है, ऐसे बाजू चाहिए, बनाओ कुछ, मतलब, लेकिन फिर भी जितने हैं उतने भी अच्छे हैं। अगर सैफ आपकी ऐसी कोई तारीफ करे, अब आप उस इंसान से दूर जाओगे, नजदीक जाओगे? नजदीक जाओगे, राइट। यानी आपको देख के अगर कोई चिढ़ेगा तो आप उस इंसान से दूर जाओगे, आपको देख के कोई प्यार का इजहार करेगा, पसंद का इजहार करेगा, तो आप उस इंसान के नजदीक जाओगे। बराबर है सैफ? सैफ बैठ जाओ कुर्सी पर। वापस से सैफ के आंसर को एनालाइज करते हैं। सैफ को देख कर अगर कोई चिढ़े, कोई बोल दे ये क्या है, तो सैफ को अच्छा नहीं लगेगा, सैफ उसके पास नहीं जाएगा, राइट। सैफ को देख के कोई पसंद का इजहार करे तो सैफ उसके पास जाएगा। दिस एग्जैक्टली हैपेंस विथ योर सब्जेक्ट्स। अब नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आप किताब जब सब्जेक्ट की निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? ये निकली अकाउंट्स की किताब, अब आपकी फीलिंग क्या है? ये क्या निकाल दिया अकाउंट्स, इसको तो देख के मूड खराब हो जाता है मेरा, एक तो समझ में कुछ नहीं आता ही, राइट रॉन्ग। ये नॉलेज आएगा आपके पास? कभी नहीं आएगा। साइंटिफिक वाइब मैच कर रहे हैं ना हम, वाइब मैच होनी चाहिए ना, वाइब मैच हो रही है क्या?
मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता ना बच्चों को, वो सब्जेक्ट का बुक निकालते हो इनका मुंह ऐसा होता है। ऐसी शक्ल बना लेते हैं कि पता नहीं कब्ज हो गया है क्या, इनको प्रॉब्लम क्या है बच्चों को। ये किताब ऐसी निकालेंगे, इतने खराब मूड में आके किताब निकालेंगे कि पूछो मत। डू यू थिंक if you treat a subject like this, the knowledge of that subject can by any way will be granted to you? No, by no means. Understood? तो प्लीज एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, और ये ट्राई करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। एक बार जो है ना मोहब्बत से आए, क्या सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इतना प्यारा नाम, मैं अपने बच्चों का नाम रखूंगा, एक का फाइनेंशियल, एक का अकाउंटिंग। आप इतनी मोहब्बत से बोलो, सच में रख मत देना। बोले क्या हुआ, बोले 2 जुड़वा बच्चे हुए, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग। मैंने 11वीं में एक वादा किया था, आज निभा रहा हूँ। ऐसा मत कर देना। But the point that I want to make is, you have to make sure whenever you take out the book, you give the right respect to this book. जितनी इज्जत ये किताब, ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है, उतनी इज्जत आपको दे। चाय चाहिए, इतनी भूखे नंगों से चाय देख रहे, चाय कभी मिली नहीं है क्या? ऐसे चाय उनको दे दो। पता इतनी नजरें लगा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है चाय पीने में। नहीं आ सकती चाय चाहिए, बेशर्मो। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात। चाय मैं बेबाक लोगों को पसंद करता हूँ। मैं बता भी रहा था जब मैं वापस आ रहा था कि मैं एक एक्टिविस्ट बैकग्राउंड से हूँ। एक्टिविस्ट पता है आपको, लोग आंदोलन करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। ऐसे में जब कॉलेज में था तो मैं बहुत एक्टिविज़म कर चुका हूँ। इंडिया में शायद बहुत कम ऐसे बड़े सोशल वर्कर्स होंगे जिनके साथ मैंने काम नहीं करा एज अ स्टूडेंट। बहुत बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के लिए मैं लड़ा हूँ, मैंने अपनी आवाज़ बुलंद करी है, और मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। डर के रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसका एक राइट मीडियम होना चाहिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट द राइट मीडियम, इसलिए मैंने वकालत कर ली। अगर आप वकालत करते हो तो आप, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं वकील का काम करूँगा। जो मेरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके पास एक ऐसी डिग्री, 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, 2 पढ़ाई जो आपको एक अलग इंसान बना देगी। एक अलग इंसान बन जाओगे आप, 2 पढ़ाई, एक वकालत और दूसरी यूपीएससी। ये आप बनो ना बनो आईएएस ऑफिसर, आपको वकालत कंप्लीट करनी है, आगे जाके वकालत करनी ही नहीं करे उससे कोई लेना देना है, लेकिन ये आपको इतना एम्पावर कर देगी, आप किसी को वकालत करने के बाद आप किसी से नहीं डरते। लेट मी वेरी श्योर, आपको किसी से डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डर लगेगा भी नहीं, क्योंकि आपको लॉ पता है। पावरफुल इंसान वो होता है जिसको लॉ पता है ना। पावरफुल इंसान वो होता है जिसको लॉ पता है। एक बैरिस्टर थे महात्मा गांधी नाम के, बैरिस्टर नहीं थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे। तो ये यहाँ पर गए, यूके में गए रानी से मिलने के लिए, इनको बुलाया गया, ठीक है। अब ये लॉयर आदमी धोती कुर्ते में गया हुआ है, ठीक है। विल्सन चर्चिल उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड के। चर्चिल को बोला गया कि गांधी तो ऐसे ही आ गया, धोती में ही आ गया, बस तो कुछ पहना नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे आ सकता है, रानी को मिलने बुलाया है और ये धोती में ऊपर से सिर्फ ऐसे एक गमछा टाइप कपड़ा डाल के आया हुआ है। तो उसको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि विल्सन चर्चिल बहुत तंजिया मिजाज के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा कि आप जो है बिना कपड़े के ही आ गए गांधी जी, हमने एक्सपेक्ट किया था यू विल बी ड्रेस्ड एज अ जेंटलमैन। तो गांधी जी भी तो गांधी जी है ना यार, वो ऐसे छोटा मोटा आदमी थोड़ी है, वो महात्मा गांधी है। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है ना कि मेरे
और मेरे देश के 3/4 हिस्से के कपड़ों की वजह से तो आपकी रानी बनी है, तो मैं कैसे पहन सकता हूँ कपड़े जब मेरे देश में 3/4 लोगों के पास कपड़े पहनने को नहीं है, जिनको लूट लूट के आपने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया है। तो एक एडवोकेट से बहस नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा ना, क्या करूँ, लॉयर बन जाओ। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैं करियर में थोड़ा बहुत एडवाइस दूंगा आप लोगों को कि कभी कभार क्या होता है पता है, आप कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो कुछ तो एक किसी बड़े की एडवाइस लेके शुरू कर देना चाहिए, बिस्मिल्लाह कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है उसमें। ये एज ए काउंसलर मैं बता रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल करियर काउंसलर भी हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी कभार बच्चे को कुछ नहीं समझ आता ना, हम उसको एक रास्ता देते हैं, बेटा ये कर ले, और उसमें उसके लिए खैर हो जाती है। ठीक है, तो आपको इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, पहली चीज़ है विथ रिगार्ड्स टू मार्किंग स्कीम, दूसरी चीज़ है विथ रिगार्ड्स टू मैचिंग योर वाइफ विथ योर सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आता हूँ मैं। मार्किंग स्कीम समझा सबको, करेंगे ये, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आप लोगों को सबसे कॉमन चीज़ जो सबने कही होगी वो ये क्या होगा, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करो, है ना, कहे कि नहीं, आप लोगों ने किया है? नहीं, मैं ऐसी चीज़ें बोलता ही नहीं जो आप लोग नहीं करोगे, मैं वही चीज़ बताता हूँ जो आप लोग करो। ठीक है, तो मेरा भी सजेशन फर्स्ट हाफ इज सेम कि पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, उठा के देखो। सॉल्व करने बोल रहा हूँ क्या मैं? सॉल्व करने बोला मैंने? नहीं। करना क्या है, ध्यान से सुनो। अपनी टेक्निक थोड़ी यूनिक है लेकिन कारगर है, काम आती है। तो आप लोग क्या करोगे, 5 साल के लेट्स से 2022 का आपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पेपर ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आगे सिर्फ ये लिखना है कि ये कौन से चैप्टर से आया है, बस। सॉल्व करने बोल रहा हूँ क्या? नहीं। क्या लिखने बोल रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 1A, क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर से, कौन से नंबर, ये सिर्फ चैप्टर आगे लिख देना है। कर सकते हैं? इतना मुश्किल है? साइंस में अगर आप है तो बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर से आया, 2 कौन से चैप्टर से आया, राइट। मैथ्स 1 मैथ्स 2 कौन से चैप्टर से आ रहा है, ये सब कर रहा है। हो सकता है इतना? इससे होगा क्या, बाय द टाइम यू फिनिश, आपके यहाँ पे भी 2 बार एग्जाम होते हैं ना, मार्च अक्टूबर, राइट। एक ही बार होते हैं। जो बच्चा फेल हो जाता है वो एग्जाम कब देता है? उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। वो सप्लीमेंट्री होती है ना, कब होती है वो? अक्टूबर में होती है। मतलब नॉर्मली अक्टूबर में होती है सारे बोर्ड्स में, आपके यहाँ पे भी अक्टूबर नवंबर के आसपास होती होगी। आप लोग वो पेपर भी सॉल्व करते हैं? वो पेपर भी सॉल्व करना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री के आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर का सेट होगा ना तो उसमें सारे पेपर्स आएंगे, राइट। तो ट्राई टू सॉल्व दैट पेपर ऑल्सो। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के लिए बोला हूँ मैं अभी तक नहीं। क्या करना है, सिर्फ चैप्टर्स मेंशन करने हैं। The moment you start solving 5-7 papers, you will see a pattern emerging in it. पैटर्न पता है क्या है? जो बड़े बड़े 5-5, 10-10 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना, they come from same chapters every year. Every year. And these are just 3-4 chapters. आपको एक पैटर्न दिखने लग जाएगा उसके अंदर। हम क्योंकि ये एक्सरसाइज नहीं करते, वो पैटर्न कभी नजर ही नहीं आता। यू विल सी कि क्वेश्चन नंबर 1A ऑलवेज कम्स फ्रॉम दिस 6 to 7 चैप्टर्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट मोस्टली यही चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर 2A विल कम फ्रॉम दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 15 या 20 मार्क के लिए आता है, ये पर्टिकुलर 3 या 4 चैप्टर से ही आ रहा है। You will see this pattern emerging when you just list down the chapter number in front of the question and nothing else. ये करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इतना कर लो। एक आपको अभी ना बहुत सारे बच्चों को सर भी बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, फिक्र ही नहीं है उनको, फिक्र ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं भी वो स्टूडेंट रह चुका हूँ। फिक्र सबको है। मैं आज तक किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला, चाहे कितना भी बेफिक्रा बच्चा हो, जो एग्ज़ाम से नहीं डरता हो। आज तक कभी नहीं मिला किसी से। मैं आज भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मतलब वो एक ना 8th स्टैंडर्ड में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी इंग्लिश किताब में कि एक बच्चा होता है जिसको इंग्लिश मतलब वो कुछ किताबें याद कर रहा होता, कल उसकी एग्ज़ाम होती है तो उसको याद नहीं हो रहा होता।
तो वो क्या करता है, तकिए के नीचे बुक रख के सो जाता है। तो रात को एक परी आती है, वो परी पूरा नॉलेज उठाती है, उसके सर में डाल देती है। मैं आज भी किताब तकिए के नीचे रख के सोता हूँ। सच्ची, कुछ अंधविश्वास अच्छा होता है। कुछ अंधविश्वास, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तकिए के नीचे किताब रख के सोऊंगा तो जो मैं पढ़ा वो भूलूंगा नहीं, तो रखने में हर्ज क्या है? कुछ गलत कर रहा हूं मैं? मेरे दोस्त का ऐसा था, उसकी फेवरेट मोजे थे, वो हर एग्जाम में वही मोजे पहन के आता है। मजाक नहीं करता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोगों का फेवरेट पैड होता है, एग्जाम पैड होता है ना, जिसपे बहुत सारे लोगों का फेवरेट पैड होता है, वही पैड लेके घूम रहे हैं सब जगह पे। आप जैसे जैसे आगे जाओगे ऐसे अंधविश्वास बहुत मिलेंगे आपको। किसी का फेवरेट शर्ट होता है, हर एग्जाम में वही शर्ट पहन के आ रहा है, वो धो नहीं रहा, वही पहन के आ रहा है। ठीक है, जैसे मेरा एक और है कि मैं ब्लैक पेन से ही पेपर लिखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ब्लैक पेन से लिखा हुआ पेपर मेरा अच्छा है, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरी माशाल्लाह है, अच्छे से है ना। सोचो बोर्ड पे ऐसी है, पेपर में कैसी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है ब्लैक पेन से लिखी गई चीज़ें अच्छी रहती है, मेरे पर्सनल बिलीफ है ऐसा, तो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। तो हर इंसान का एक एक विश्वास है या अंधविश्वास, जो आप उसको बोलना चाहो, राइट। तो क्या है ना, ऐसी चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा पता है? जब आपको थोड़ी सी चीज़ें उसमें नज़र आएंगी कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। आज कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? बच्चा बेफिक्रा नहीं है, बच्चा सिर्फ दिखा रहा है कि मुझे फिक्र नहीं है। बच्चे को फिक्र बहुत है लेकिन वो दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। कॉन्फिडेंस तो दो तरह के बच्चे हमारे पास है, एक जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आके दिखा रहा है सर मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, और दूसरा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन वो बस दिखा नहीं रहा। उसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि मैं कितना कूल हूँ, उसका अलग मसला चल रहा है, वो बेचारा अलग डरा हुआ है, लेकिन दिखा तो ऐसा रहा कि मैं कितना कूल हूँ, एकदम मुझे टेंशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज तक किसी बच्चे को नहीं जानता जिसको एग्ज़ाम का डर नहीं हो। एग्ज़ाम का डर हर बच्चे को होता है, हर बच्चे को होता है एग्ज़ाम का डर, राइट। लेकिन क्या है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं होती है। एग्ज़ाम पास करने में पढ़ाई कम और टेक्निक की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अभी मैंने रिसेंटली LLM का पेपर दिया, और मैं ये एग्जाम्पल सबको देता हूँ। LLM का मेरा 2 घंटे का पेपर था, और मैं वो पेपर लेके, मैं अक्सर बोलता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, वो पेपर अभी अगली बार लेकर घूमूंगा मैं। 24 पेज का वो क्वेश्चन पेपर था, यानी फ्रंट बैक अगर मैं मिला लूँ तो 48 पेज किसका। आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले, तो उससे रिलेटेड लॉ याद करने हैं, और तकरीबन 4 into 6 तकरीबन 24 से 30 लॉज थे उसके अंदर पूरे। एक लॉ मतलब कितना बड़ा, IPC कितना बड़ा, एविडेंस एक्ट कितना बड़ा, ऐसे 30 लॉ आपको याद करने हैं, उसके बाद पेपर देना है। ये सिर्फ 2 घंटे में करना है। इसमें आपकी लॉ की नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक, जिस टेक्निक के साथ उस पेपर को आप सॉल्व करोगे, जिस स्पीड के साथ उस पेपर को सॉल्व करोगे, वो इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में इट इज ऑल अबाउट टेक्निक, इट इज नॉट अबाउट योर स्टडीज, इट इज अबाउट द टेक्निक दैट यू यूज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। These are the couple of techniques that I want to give you today before I leave you today, कि पहले तो ये मार्किंग स्कीम के हिसाब से पढ़ो, और दूसरा मुझे पता है 5 साल के पेपर तुम सॉल्व करोगे नहीं, बट कम से कम क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है वो तो लिख सकते हो ना। इतना कर लो, एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ये पैटर्न है, इंशाअल्लाह ताला आपके 20% आराम से बढ़ जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जो दिल से बोलेगा उसके हो जाएंगे। हाँ, देखो दिल से बोलो और जाके घर पे प्रैक्टिस करो। सिर्फ इंशाअल्लाह बोलते मत, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह, इससे नहीं होने वाला। ये जो बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर पढ़ाई से रिलेटेड किसी की कोई सवालात है, अभी चाय पीने का मन नहीं है, मुझे डर भी लग रहा है, काफ़ी लोगों ने मांग ली है, तो चाय का प्रोग्राम डिले किया जाए। और करियर से रिलेटेड कुछ सवालात जो है मैं उस पर आता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2024 चल रहा है, करियर वो सेलेक्ट करो जो 2030 में चलेगा। जी 24 के हिसाब से करियर मत ले लेना, आउटडेटेड हो जाएगा। 2022 दिसंबर में मैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मैं लेक्चर दे रहा था,
और उस लेक्चर में एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े बड़े सारे लीडर्स थे, MP MLA सब बैठे हुए थे, उनके पॉलिटिकल हेड्स बैठे हुए थे। तब मैंने उनको एक अनाउंसमेंट की थी कि पूरा स्ट्रैटेजी चेंज होने वाला है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर आया है, एक एप्लीकेशन आया है जिसका नाम है ChatGPT। आप में से कोई यूज़ करता है ChatGPT? वेरी गुड। वापस टीम SDI उम्मीद पे जाना, मेरे 2 1-1 घंटे के वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और इतनी आसान भाषा में मैंने बताया कि कोई भी बच्चा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकता है। इससे बेहतरीन तरीका पढ़ाई करने का कोई नहीं है। बहुत बहुत बेहतरीन तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना है। सबसे पहला टूल या सबसे प्रोमिनेंट या पॉपुलर टूल जो उस वक्त निकला था, आज आप ChatGPT पे रजिस्टर करने जाएंगे, आज रजिस्टर करेंगे आपका आईडी बन जाएगा। 2022 के दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ नवंबर में लॉन्च हुआ था। मैं थोड़ा टेक्नोलॉजिकली सैवी हूँ, मुझे पता था। दिसंबर में मुझे 20 दिन का वेटिंग लगा था, मतलब मैंने आज रजिस्टर किया, 20 दिन बाद मुझे एक्सेस मिला था। और उसके बाद हमने हज़ारों लोगों को ChatGPT पे ट्रेन किया। टीम उम्मीद ने इसके लिए लोग 5,000 10-10 हज़ार रुपये ले रहे थे, हमने फ्री में इतने लोगों को ट्रेन किया है। मेरे 2 सेशंस हो चुके हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी और भी सेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लूँगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप लोग अपने आप को अपडेटेड रखें, क्योंकि आपकी जॉब खा जाएगी, ख़त्म कर देगा ये मार्केट, ख़त्म कर देगा पूरा। मैं मतलब अपना सिस्टम निकाल के मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, एडेप्ट नाम का एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। मैं काफ़ी सारे पेड एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपका मैं जितना सब्सक्रिप्शन के लिए पे करता हूँ ना साल भर में, उतने मेरे एक एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं है। महीने भर में एक एम्प्लॉय को जितना मैं सैलरी देता हूँ, उतने में एक क्या कई सारे AI मेरे लिए साल भर काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका पूरा गेम चेंज कर रहा है। तो आप क्या करोगे? तो आप ऐसा करियर सेलेक्ट करोगे जो 2030 में रहेगा। तो 2030 में कौन सा करियर रहेगा? और करियर बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरी बहनों को भी रिक्वेस्ट है, करियर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप इसके आगे काम करें नहीं करें, लेकिन खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। लीगल एड सर्विसेज नाम की एक सर्विसेज है, एक टिप दे देता हूँ आपको, जिसमें अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको फ्री में लॉयर देता है, फ्री में। तो हमको इंटर्नशिप वगैरह के लिए वहाँ भेजते हैं कि जाइए आप लोग काउंसलिंग कीजिए वगैरह। मुंबई में मैं करता हूँ अलग अलग जगह पे काउंसलिंग। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इतने सारी हमारी मुस्लिम बहनें इतनी परेशान हैं। हस्बैंड जेल में है, हस्बैंड छोड़ के भाग गया है, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, अब ध्यान नहीं दे रहा है, घर पे ला के छोड़ दिए हैं, वापस नहीं लेके जा रहे, ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं। घर वालों ने इसलिए नहीं पढ़ाया कि पढ़ के करेगी क्या, शादी तो करनी है, शादी करके चलेगी, ऐसा हो गया, अब क्या करेगी बेचारी। तो इसीलिए घर वालों के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, इसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, लेकिन अपने पैरों पे खड़े रहो। कि ये बाद में जो है ना, ये भाई ये वो वगैरह, मैं वकील हूँ, मैंने इतने केसेस देखे, क्या बताऊँ आपको। कोई किसी को नहीं देखता, सच्ची बात, कोई किसी को नहीं देखता। अपने पैरों पे खुद खड़े रहो, इसके लिए लड़ना पड़े लड़ जाओ कि नहीं भाई, जब तक मेरी पढ़ाई नहीं होगी, जब तक मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचूंगी, मुझे जॉब करना है नहीं करना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, घर वालों की चॉइस है। जैसे बहुत सारे जॉब्स है जो पर्दे में रहकर भी किए जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन कम से कम इतनी इस्तिताअत तो पालो कि कल को ऐसे कोई ज़रूरत पड़े, नौबत आए, या अपने हस्बैंड को, शौहर को सपोर्ट करने की नौबत आए, तो आप खुद कर लो। उस वक्त जो है आपको यहाँ वहाँ किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये माइंडसेट आज बना के बैठो, यहाँ पर उठो तो ये माइंडसेट के साथ उठना कि अगर मैं कुछ देकर गया हूँ तो बस ये चीज़ अगर आपने मेरे से ले ली तो बहुत हो जाएगा। इसके लिए झगड़ा करना पड़े झगड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वकील का नंबर है, मैं दे देता हूँ अपना। डरने का नहीं, मैं क्या बोला, डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। मैं हूँ ना, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, बिल्कुल डरने का नहीं। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, स्पेशली मेरी बहनों को, कि आप लोग जो है अगर कभी कुछ समझ नहीं आए क्या करना है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। लोगों को लगता है लॉ बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, ठीक है। 5th स्टैंडर्ड में जब आप थे, सर आप 5th स्टैंडर्ड में थे क्या नहीं थे, पास होके आए, तो 5th स्टैंडर्ड मुश्किल लगता था आपको। जब 5वीं में थे तब तो 5वीं मुश्किल लगती थी ना, अब आसान लगती है।
है कि नहीं? अब आप देखोगे बोले हाँ ये था, अरे अल्लाह, ऐसे होता है। अब आप 10th स्टैंडर्ड की, जो 12th स्टैंडर्ड में बच्चे वो 10th स्टैंडर्ड की किताब देखते बोलते ये कितना ईजी है यार, है ना? जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग खुलती जाती है, वैसे वैसे चीज़ें आसान लगने लगती है। मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी भी उतना ही आसान है, लॉ भी उतना ही आसान है। मेरे जैसे फंस मत जाना। जैसे मैं अब बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आईएएस ऑफिसर्स वगैरह से मिलता हूँ, तो वो मुझे अक्सर पूछते हैं कि तूने यूपीएससी क्यों नहीं दी, तू देता तो क्रैक कर लेता। और मुझे बहुत अफसोस होता है, पता है मैंने क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। लोगों का सुन के अटेम्प्ट भी नहीं किया, है ना? बट अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं खुश हूँ। शायद आईएएस ऑफिसर बन जाए तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता, इतना बड़ा शर्फ जो हासिल हुआ है मुझे आज, है ना? ये नहीं मिलता। क्या बोलते हैं, सैफ अली, है ना? बराबर है कि नहीं? तो पॉइंट ये है, मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा, मैं खास करके अपनी बहनों को। आप लोग जुडिशरी की तैयारी कीजिए। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी होता है जज बनने की तैयारी। छोटा मोटा सोचना ही नहीं है। कोई यहाँ पर ऐसा सोच रहा है ग्रेजुएशन कर लूँगा बस हो जाएगा। ग्रेजुएशन पे बेटा कुछ नहीं हो रहा। ठेले पे खड़े लोग जो होते समोसा बनाते हैं ना, वो भी ग्रेजुएट आजकल है। हमारे यहाँ लगता है पीएचडी चाट वाला, फिर तो दिल्ली में कहीं गया था, पीएचडी चाट वाला, उसने अपने नाम क्या डॉक्टरेट लगाया, चाट बेचता है, किसी को इज्जत नहीं है। तो ग्रेजुएशन को तो कोई, मुझे लगता है आने जाने वाले अभी थोड़ी देर में ट्रक ड्राइवर भी ग्रेजुएट लगेंगे। थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा गाड़ी चला लेंगे, नहीं तो 10 साल की सज़ा है, 10 लाख रुपये भरना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके ट्रक ड्राइवर भी ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएशन पे रुकना नहीं है। स्पेशली मेरे भाइयों को और बहनों सबको जुडिशरी की तैयारी करो। जुडिशरी मतलब जज बनने के लिए क्या होता है मैं आपको बस बता देता हूँ। 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद लॉ होता है। अगर 12वीं के बाद आप करो तो 5 साल का लॉ होता है। 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद और 12वीं के बाद कितने साल? 5 ईयर्स। और उसके बाद एक एग्जाम देनी होती है, बस एक एग्जाम है। बस मैं लॉ कर लूंगा और मैं एक एग्जाम दे दूंगा तो मैं जज बन जाऊंगा। मुश्किल लग रहा है? सच में नहीं है, सच में नहीं है। अगर आप मुझे पूछो आईएएस ऑफिसर और जुडिशरी में आसान क्या है, जुडिशरी बहुत आसान है। आप इंशाअल्लाह ताला जुडिशरी आराम से निकाल लोगे, आप सब लोग निकाल लोगे। लेकिन हमारे बच्चे क्या है ना, डर इतना जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं ऐसे, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है अखिलेश शर्मा साहब के घर में जाओ, वो कुनबा बसाया उन्होंने। कुनबा समझता है आप लोग को? उनके घर में चलो, वो बिहार से है। उनके घर में कभी भी जाओ 8-10 भाई आए होते उसके घर से। कोई बैंक का एग्ज़ाम देने आया है, कोई ये एग्ज़ाम देने आया है, कोई वो एग्ज़ाम देने आया है। इनसे बात कर लो, इनको हिंदी ठीक से बोलने नहीं आती, इनको इंग्लिश ठीक से बोलने नहीं आती। लेकिन जिन बच्चों को जब मैं ग्रेजुएशन के वक्त था, जो उनके भाइयों को देखता था, आज कोई बैंक में, यूनियन बैंक में मैनेजर बन गया है, किसी की जॉब रेलवे में लग गई है, कोई कहाँ पहुँच गया है, कोई कहाँ पहुँच गया है। सब ने कर ली कोशिश और सबको कुछ ना कुछ मिल गया। हमारे बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप मेरी बात पे भरोसा रखो कि भरोसा तो अल्लाह ताला पे रखो, बट इस बात पे भरोसा रखो कि मैं आया हूँ कुछ बोलने के लिए तो अच्छा बोल कर जाऊँगा। और जुडिशरी की तैयारी करो। आप में से एक बच्चा जज बन गया ना, एक बच्चा जज बन गया, आपकी स्कूल की, जिस गली में आप रहते हो उस गली की और इस शहर की हालत देख लेना कैसे बदलती है। क्या आपको लगता है जिस गली में जज रहता होगा उसमें गंदगी होगी? हाँ, पानी के, इसके उसके छोटे मोटे मसाइल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि आप तो अलग जगह रहोगे, आपको सिक्योरिटी वगैरह में, लेकिन फिर भी क्योंकि आप यहाँ रहते थे, आपको देख के कितने बच्चे इंस्पायर होंगे। सोचो कितने बच्चों को ऐसा लगेगा, आप कितने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। क्या हम वो नहीं करना चाहते? और छोटा सा काम है, 3 साल का लॉ है, कुछ नहीं तो एडवोकेट तो आप अच्छे बन ही जाओगे। जुडिशरी का एक एग्जाम है, 29 ईयर्स तक का टाइम है आपके पास, 29 ईयर्स तक दे सकते हो आप एग्जाम। मुश्किल है? मैं सच में बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल किसके लिए पता है? जिसको लगता है कि मुश्किल है उसके लिए मुश्किल है।
जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं मुझे बोलते हैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए तो निकलना मुश्किल है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। और एक बच्चा आता है बोलता है सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सीए निकल जाएगा। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बच्चा। दोनों में फ़र्क क्या है पता है? बच्चे की सोच की। जिस बच्चे को ऐसा लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। और जिसको लगता है कि पहले अटेम्प्ट में कैसे निकलेगा, इतना मुश्किल है, वो पहला अटेम्प्ट क्या वो कितनी भी कोशिश कर लेगा तो 2-3 से ज़्यादा लगने ही लगने। राइट? तो एक सजेशन मैं अपनी तरफ से देकर जा रहा हूँ आपका जुडिशरी का, और दूसरी ये है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते रहो। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने के बहुत फ़ायदे, बहुत फ़ायदे। गवर्नमेंट जॉब में मतलब फ़ायदे तो है, लड़कों को लग रहा है लड़की अच्छी मिल जाएगी, शादी वादी अच्छी जगह हो जाएगी, वो तो ठीक है, बट अदरवाइज भी गवर्नमेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम है। वी वुड रिक्वायर मोर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आवर कम्युनिटी, स्पेशली फ्रॉम गर्ल्स, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू एम्पावर गर्ल्स कि आप लोग कोशिश कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। छोटी छोटी जॉब्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है इसका। गॉट इट? करेंगे आप लोग? करेंगे आप लोग? ठीक है। अब आई वुड नाउ पास ऑन द माइक टू ऑल ऑफ यू, नॉट लिटरली, मतलब आपके कोई अगर क्वेश्चंस है विथ रिगार्ड्स टू एनी करियर ऑप्शन, एनीथिंग विथ रिगार्ड्स टू स्टडी, पढ़ाई नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, गुस्सा बहुत होता है, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, कोई भी और दुनिया भर की प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है, आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू आंसर देम। विथ रिगार्ड्स टू करियर ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड आई विल इंशाल्लाह ताला ट्राई टू आंसर। हाँ, तो मैंने बताया ना, एक तो ये हो गया मार्किंग स्कीम, दूसरा हो गया ये आपका 5 इयर्स पेपर, बताया इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और तीसरा जो है ना, एक चीज़ याद रखो, पेपर सॉल्विंग जो है ना, ये टेक्निक है, और ये टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं घड़ी, ठीक है। पेपर सॉल्विंग के 2-3 टिप्स दे देता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू मत करो, कभी भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1B, 2, 2A, 2B ऐसे नहीं करने। हमेशा बड़े क्वेश्चंस पहले ले लेने का, लास्ट वाले 15-15 मार्क्स के, क्योंकि क्या होता है आप लोग थक जाते हो लिखते लिखते लिखते, हाथ दर्द करने लगता है एग्जाम के वक्त, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो पहले किए नहीं होती। जिसने पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन की होगी उसका हाथ कैसे दर्द करेगा, उसको प्रैक्टिस होगी, लेकिन हमने नहीं करी तो हमारा हाथ दर्द करे, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में गुफ अप हो जाता है। सो नेवर डू दैट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आता है वो लियो। दूसरा चीज़ हम एग्जाम में करते हैं फेकम फाकी। फेकम फाकी पता है? मतलब कुछ भी लिख दो, बस आंसर जवाब भर के। ये जवाब कब करने पता है? लास्ट में करने। शुरुआत के पेपर में, पेपर शुरू होते होते ही कुछ भी नॉनसेंस लिख के आना, नेवर डू दैट। इससे एग्जामिनर, मैं पेपर चेक कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि एग्जामिनर के दिल में क्या ख्याल आता है कि इसको कुछ नहीं आता लड़के को। आगे आपने सही जवाब भी लिखे होते ना तो उसको उसी नज़र से देखता है, क्योंकि आपने नज़रिया उसका बदल दिया होता है। तो ऐसे जो जवाब होते हैं ना, जो आपको नहीं आते, आपको श्योर नहीं है, बाद में लिखो, कोई मसला नहीं है, लास्ट में लिखो। और उसको लिखने का एक तरीका मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1A लिख रहा हूँ मैं, अब मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 मुझे आता नहीं है, फिर 4 मैं कुछ भी ठोकने वाला हूँ, ठीक है। तो 1, 2, 3 लिख दिया, पेज के नीचे मैं ऐसा लिख दूंगा, नोट, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन पेज, जो भी पेज नंबर लेट्स से 16। इससे क्या होगा पता है? एग्जामिनर को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हर क्वेश्चन के मार्क्स उसको उसी पेज पे देने पड़ते हैं। तो अगर आपने 1, 2, 3 यहाँ लिखा है और 4 जो है वो लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, उससे होता क्या है, एग्जामिनर को तो पता नहीं है, वो अंतर्यामी है क्या, उसको पता चलेगा 4 तो आपने 16 पेज पे लिखा हुआ है? नहीं, तो वो क्या करेगा, 1, 2, 3 के मार्क्स दे देगा, 4th के मार्क्स आपको 0 मिल जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ मेंशन किया है तो वो पढ़ेगा और 16वें पेज पे जाएगा, 4th का भी मार्क्स कैलकुलेट करके यहाँ दे देगा। समझा? इस तरह से पेपर लिखा जाता है स्मार्टली। दूसरी चीज़, टाइम करके रखो, हर एक क्वेश्चन का टाइम होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1A विल गेट 15 मिनट्स, 1B विल गेट 10 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 5 विल गेट दिस मच मिनट्स। आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर वापस बताता हूँ, टाइमिंग का खेल है पूरा का पूरा। जितनी अच्छी आपकी टाइमिंग उतने अच्छे आपके स्कोर्स। टाइमिंग खराब, स्कोर खराब, आपको कितना आता है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने पेपर में कितना लिखा है उससे लेना देना है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? इसका मतलब पूरा गेम टाइमिंग का है।
योर बेस्ट फ्रेंड इज योर वॉच। और ये वाली घड़ी मत पहन के आना। अरे सर तो एकदम स्मगलर निकले, हीरे वीरे की घड़ी पहन के जा रहे हैं। इतनी महंगी भी मत पहनना कि कोई मतलब लूट के ही लेके चला जाए, ऐसे तो नहीं करना। मतलब थोड़ी सादी सूदी, अगर आपके पास कोई एनालॉग वॉच हो, दिस इज डिजिटल वॉचेज आर नॉट अलाउड। एनालॉग वॉच समझता है? हाँ, मतलब वो वाली लेके चले जाओ ऐसे, हाँ, दीवार वाली, एग्जामिनर के छाती पे लगा दो, वो घूमता रहेगा, आप उसको देखते रहना। हाँ, बस सबका भला होना चाहिए ना। हम सबका साथ सबका विकास, हम किसी को छोड़ नहीं रहे। अब जैसे इस क्लास में नहीं है, इस क्लास में वॉल क्लॉक नहीं है ना, बट होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में बच्चे आएंगे तो वॉल क्लॉक होनी चाहिए। आपके पास अगर नहीं है तो कम से कम लेकर जाओ। और कोई शर्म मत करो, स्केल, पेंसिल और क्या बोलते हैं, राइटिंग पैड वगैरह लेके। लड़कों को बहुत शर्म आती है, उनको ऐसा लगता है उनकी मर्दानगी पे शक कर लेगा कोई। अगर वो पाउच लेकर चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा ये लड़की है, ये पाउच लेकर आया है। ये सब बेवकूफ़ी में तुम्हारे नंबर्स कट रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही तुम लोगों को। ऐसा सब कुछ मत सोचो, ठीक है। मेरे पास अभी भी मैं निकालूंगा तो एक पाउच है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। अभी मेरा एग्ज़ाम 15 दिसंबर को ख़त्म हो, उसके बाद से मैं रेगुलर ट्रैवलिंग में ही हूँ, इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बैग में अभी भी पड़ी हुई है। स्केल पड़ा हुआ है, पेंसिल पड़ी हुई है, 2-3 पेन्स पड़े हुए हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। उसमें कोई आपकी इज्जत जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग लड़कियां तो माशाल्लाह 4 अलग अलग कलर का पेन लेके आते हैं। उनको लगता हो सकता है करेक्शन भी खुद करना पड़े तो लाल पेन भी लेकर जाते हैं। यू नेवर नो। हरा पेन कौन यूज़ करता है? इनके बाग में हरा पेन भी मिल जाएगा आपको, और हरा सिर्फ नॉर्मल एक हरा और ग्लिटर वाला हरा एक अलग मिल जाएगा। तो वो तो मतलब ओवर प्रिपेयर्ड लोग हैं। बट हमारा तो ये है कि भैया इसका पेन तो है, उसका कैप नहीं मिल रहा। हमारा हाल ये है कि पेन कहीं गलती से मिल भी जाए तो उसका कैप तो कभी कैप वाला पेन, मतलब अमीर ही इंसान की निशानी है लड़कों में तो, कि कैप वाला पेन लेके घूम रहा है। और 2 पेन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना अमीर तो, इतना अमीर लड़का तो देखा ही नहीं हमने कि 2 पेन लेके घूम रहा है वो। बट प्लीज़, मेरा सजेशन है एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ काउंसलर, एज समवन who has given a lot of examinations, इतने बोर्ड एग्जाम दे चुका हूँ मैं कि पूछो मत। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि पैड लेकर जाओ। पैड, यू नेवर नो कि बेंच कैसा मिले। ये बेंच बहुत अच्छा है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इम्पैक्ट करती है एग्जाम पे। अगर आपको थोड़ा भी बेंच खड़बूड़ा मिल गया, बेंच चेंज नहीं होता। आप चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे, आपका बेंच चेंज नहीं होगा। वो आपको एग्जामिनर बोलेगा कि आपको पैड लाने की परमिशन है, आपने राइटिंग पैड क्यों नहीं आया, दिस इज़ योर मिस्टेक। अब वो थोड़ा भी खड़बूड़ा रहेगा, आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, राइट। और दूसरी एक आदत डालो, आदत है आंसर को अंडरलाइन करने की। इसका रीज़न क्या है? मैं एग्जामिनर हूँ, अगर आपने आंसर अंडरलाइन किया तो मैं वो पढ़ूंगा जो आप मुझसे पढ़वाना चाहते हो। अगर आपने आंसर अंडरलाइन नहीं किया तो मैं वही पढ़ूंगा जहाँ पे मिस्टेक है। और अक्सर एग्जामिनर पहले मिस्टेक ही पढ़ता है, सच में बता रहा हूँ। यहाँ पर सारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये लोग अग्री करेंगे कि प्रिंसिपल को जब भी कोई लेटर दो ना, तो जिसमें गलती होती है ना वही वर्ड प्रिंसिपल पहले पकड़ लेता है। राइट रॉन्ग, ऐसे ही होता है सर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, हम सही चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे पूरा अगर मैं इरेज कर दूँ, वाइट बोर्ड पे अगर एक डॉट लगा दूँ तो आप सबकी नज़र किस पे जाएगी? डॉट पे जाएगी। क्यों? इतना सारा सफ़ेद दिख रहा नहीं है, एक छोटा सा काला नुक्ता तुम लोगों को बराबर दिख रहा है। क्यों? ह्यूमन नेचर है गलतियां पकड़ने का, ठीक है। तो इफ यू डोंट अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स देन आई विल रीड द एंटायर आंसर एंड देन यू विल बी इन ट्रबल। गॉट इट? सो प्लीज टेक आउट टाइम एंड डू दैट। और लास्ट के 10 मिनट फ्री रहो। लास्ट के 10 मिनट इसलिए फ्री रहो, यू नेवर नो एग्जामिनर का दिल कब बदल जाए। नहीं वैसा नहीं, मतलब बाकी आप समझदार है ना। तो 10 मिनट इसलिए फ्री रहो कि हो सकता है कुछ आंसर आ जाए, कोई परिवरी डाल दे कुछ दिमाग में, यू नेवर नो। हो सकता है आप तकिए के नीचे किताब रख के सोए तो याद आ जाएगा। लेकिन लास्ट के 10 मिनट अपने को फ्री रखो। बाकी इशारे समझ गए होंगे आप लोग।
ठीक है, और समझदार को इशारा काफ़ी है मैं समझता हूँ। तो 10 मिनट अपने आप को फ्री रखना, इंशाल्लाह ताला पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन वांट्स टू आस्क? यस। आपने जो बताया कि हमारे को सबसे पहले एक प्रीवियस पेपर सॉल्व करने चाहिए। प्रीवियस पेपर हमारी कंडीशन के अंदर है कि मैंने खुद से अपना पूरा सिलेबस पे कंप्लीट किया है। माशाल्लाह। तो सर इस कंडीशन के अंदर कि मैं पहले पूरा सिलेबस करूँ या फिर जैसे मैं जो एक वो क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हूँ, हाँ। उसके अंदर जैसे जिस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ उसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करूँ या पूरा पेपर एक साथ पढ़ूँ? वेरी गुड क्वेश्चन, सवाल बहुत अच्छा। बैठो बेटा कि सर मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल है कि सिलेबस नहीं हुआ, अब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ या सिलेबस कंप्लीट करो? क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, एक आपको बता देता हूँ। आपके 10 क्वेश्चन पेपर है, लेट्स से आपने 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको आएगा कॉन्फिडेंस। जब 7वां या 8वां पेपर आप देखोगे ना, तो उसमें कुछ कुछ जवाब आपको ऑलरेडी आते होंगे, राइट। 9-10 पेपर तक आपको आधा आधा पेपर आने लगेगा। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तो आपकी पढ़ाई की स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हो रहा है ये कि पढ़ते जा रहे लेकिन ना मार्किंग स्कीम फॉलो कर रहे हैं, ना हमको ये पता है पैटर्न में कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है। उस चक्कर में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा। मैं वापस से बता रहा हूँ, पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको ये लगने लग गया कि हाँ ये मुझे आता है, आपका सडनली कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। जो क्वेश्चन आपने सिर्फ क्लास में सर के मुंह से सुना होता है, वो भी उस दिन एग्जाम के दिन याद आ जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना कि सिर्फ सुना है आपने कुछ और उस दिन एग्जाम के दिन याद आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस और मोरल आपका लो होगा तो जो आंसर आपने इस कैबिन के बाहर पढ़ के आए हो, वो भी आंसर भूल जाओ। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। उसको बूस्ट करने के लिए जो जो चीज़ें मैंने बताई है, पहले तो पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं। एग्जामिनर्स थोड़े ऐसे आलसी होते हैं हमारे पेपर सेटर्स, तो वो और चाहते भी हैं। एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि बच्चा फेल हो जाए, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। आप फेल हो जाते हो ना, तो कभी कभार आपका पेपर रीचेकिंग के लिए जाता है कि इसको पास कर दो, देखो कहीं ना कहीं से इसको मार्क्स देके पास करा दो बस। तो पास होने की तो दिक्कत ही नहीं है। हम लोग पास होने की बात कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत में पास होने के लिए करवा रहा हूँ तुमसे। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग 80-90 लाओ, तो पास होने की तो छोड़ ही दो उसको, इंशाल्लाह ताला वो हो ही जाओगे आप। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। अगर आप ब्लैंक पेपर छोड़ के आओ तभी आप फेल हो सकते हो। अगर आपने थोड़ी भी गुंजाइश रखी है एग्जामिनर को मार्क्स देने की, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला, अगर किसी बच्चे को ऐसा डाउट है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूँ, ब्लैंक पेपर मत छोड़ देना। थोड़ा थोड़ा कुछ भी लिख कर आ जाओ, इंशाल्लाह ताला पास हो जाओगे। क्योंकि फेल ना हो इसकी हर मुमकिन कोशिश एग्जामिनर्स की तरफ से की जाती है कि बच्चा फेल ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी? सर वीडियो के बारे में बता रहे थे। कौन से वीडियो के बारे में? कई इकिगाई का? हाँ तो देख लेना ना, सब मैं यही बताऊंगा। वीडियो में क्या देखेगा मेरा मुंह? इकिगाई का वीडियो हमारे पास है, मतलब बहुत सारे वीडियोस हैं वैसे तो। इकिगाई देख लो। एक हमारा एक वीडियो जो बहुत अच्छा है, बहुत चर्चित प्रचलित एक वीडियो है हमारा, जो हमारे मूसा भाई ने बनाया है। इट इज़ ऑन हाउ टू बिकम एन इसरो साइंटिस्ट। इसरो साइंटिस्ट अगर आपको बनना है या साइंटिस्ट इन जनरल बनना है, तो साइंटिस्ट की पढ़ाई क्या होती है? किसी ने सोचा है कभी कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको उस वीडियो में इंशाल्लाह ताला पता चलेगा। वॉच दैट वीडियो कि किस तरह से आप साइंटिस्ट बन। अच्छा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप में से बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ मेडिकल अगर देना चाह रहे हैं, कोई अगर सोच रहा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, सोच रहा है, मैंने मतलब लफ्ज़ ऐसा यूज़ किया, सोच। बहुत सारे बच्चे तो सोच में भी नहीं आ रहा है हमारे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो नीट आपको देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, और उसकी तैयारी सलमान पेटी वाला, जिनके बारे में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो वो खुद करवा रहे हैं, तो वो भी है। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी के लिए कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी चीज़ें और हम ऐड करते रहेंगे थ्रू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग आके फॉलो कर सकते हैं जी। एनीथिंग एल्स? करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सवाल? यस सर। हाँ हाँ, तो 30 में सर हमारे अंदर क्या बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज ज़्यादा है। बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कैसी क्या फील्ड हो सकती है जो आगे जाके बिल्कुल। 2030 के अंदर से ड्रॉप करेगी। वेरी गुड।
बैठ जाओ। सबके पास फ़ोन है? फ़ोन है, ठीक है। अब मैंने अक्सर बच्चों को बोलता हूँ फ़ोन यूज़ करो, तो लोगों को लगता है कि सर ये क्या है, माँ बाप परेशान है, बोल रहे फ़ोन से दूर रखो, फ़ोन से दूर रखो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिन भर फ़ोन पे रहता हूँ, और जो लोग बोल रहे हैं वो खुद भी दिन भर फ़ोन पे रहते हैं, दिन भर फ़ोन पे रहते हैं। हमारे मौलाना जो है ना, ऐसे मजाक में बोलता हूँ कभी कभी, वो नमाज़ पहले पढ़ लेंगे, सलाम जैसे फैलेंगे मोबाइल लेंगे, वो कबूलियत का मैसेज आता है शायद। मैंने अक्सर मौलाना के साथ मैं बहुत ट्रैवल भी करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ हज़रत मैसेज आ गया क्या? तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना, जो भी लोग बोल रहे हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा एडिक्ट अगर मेरे घर में कोई है तो मेरे अब्बा है फ़ोन के। वो मोर नाचने का 15 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी कोई भी ग्रुप में आजकल हमारे फैमिली ग्रुप से यहाँ वहाँ वीडियो आ रहा है, राइट। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ टूल, ठीक है, लाइक अ कार इज़ अ टूल। आप एक कार से यहाँ से वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं या किसी को पहुँचा भी सकते हैं। अब उसमें कार की गलती तो नहीं है ना, अब आप कार कैसे यूज़ करोगे उसकी गलती है। तो दिस इज़ अ टूल, अब आप इसको कैसे यूज़ करोगे ये आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ अपने बिजी स्केड्यूल में से, बहुत बिजी लोग हैं आप लोग, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपको दिन में कितने मिनट, ये सिर्फ 9वीं और 11वीं वालों के लिए, 10वीं और 12वीं वाले बच्चे क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे आफ्टर योर एग्जामिनेशन। अभी फ़िलहाल 9th और 11th वाले इसको फॉलो कर सकते हैं। बिजी स्केड्यूल में से यहाँ से घर जाने के लिए, सर आपको कितना वक्त लगता है घर जाने के लिए? 10 मिनट लगता है। वॉकिंग करते हैं आप, मैम आपको कितना मिनट लगता है? 10-15 मिनट लगता है। मोस्टली आई थिंक आधे घंटे के अंदर सब लोग पहुँच जाते होंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, आपके पास फ़ोन सबके पास है, मोस्टली सबके पास होगा या घर में होगा फ़ोन, ठीक है। अब यूट्यूब पे, या मैं एक पर्सनल सजेशन, आप लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं? किताबें मतलब अरे यही नहीं पढ़ रहे हैं, ऊपर से किताबें पूछ रही हैं, बाप रे बाप, ऐसे इतना मुश्किल सवाल सर, आप भी मजाक कर रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, अगर मैंने कोई किताब लिखी, मैंने कोई किताब लिख ली, तो अपनी ज़िंदगी के 33 साल का एक्सपीरियंस वो उस किताब में मैं डालता हूँ, है ना। तो किसी ने अगर कोई किताब लिखी है तो बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। मैं किताब पढ़ने का बहुत शौक़ हूँ, और मैं बहुत प्राउडली एक बात बताता हूँ, 2022 में मैंने अपना खुद का पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ा। अदरवाइज़ मैं साल में 10-12 किताब 15 किताब पढ़ लेता हूँ। 2022 में मैंने 56 किताबें पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, 56 बुक्स अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक्स। हाँ, ये नहीं कि मैं लॉ की किताबें नहीं गिना रहा हूँ, 56 एक्चुअल बुक्स, बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प बुक्स एंड ऑल ऑफ दैट। इसका एक और रीज़न क्या है पता है, ये इंटरेस्ट कैसे जागता है? जैसे मैं जब भी ट्रैवल करता रहता हूँ, मेरे कान में हेडसेट्स होते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली मुंबई में बाइक से ट्रैवल करता हूँ, तो हेडसेट्स अगर मैं पहन रहा हूँ तो हेडसेट पहनूंगा, और मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ, ठीक है। मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। इससे मुझे ये पता चलता है कि आगे हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और हम कहाँ हैं। हम कोई भी चीज़ नहीं सुन रहे, अपने आप को अपडेट करने वाली एक काम भी नहीं कर रहे हम। अच्छा, जिन इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, उनको इन्फ्लुएंसर बोलने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, लेकिन उनकी रील हम पूरी पूरी देख रहे हैं। हमारे यहाँ मुंबई में ऐसे ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बन गए, मैं सोचता हूँ इनको कौन देखता है। हमारे खाला आती है, वो खाला बोलती है आज मैं ये पकाई, आज तुम्हारे भाईजान ऐसा खाए, और किसका भाईजान, कौन भाईजान? बट यू विल नॉट बिलीव दीज पीपल आर like superstars on Instagram and YouTube and all of that. Why? Because our influencers are wrong. ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप 10 मिनट के लिए ट्रैवल करते हैं ना, 10 मिनट अपने फ़ोन पर ऑडियो बुक सुन। एक ऑडियो बुक होती है 2.5 से 3 घंटे की। अगर आप दिन में समझो 15-20 मिनट भी सुन लेते हो, तो मुझे हिसाब से, उस हिसाब से 1-1.5 हफ्ते में आपकी एक किताब खत्म हो जाएगी, 1-1.5 हफ्ते में। और ये एक बार आदत आपको लग गई, देयर इज़ नो गोइंग बैक। ये वो आदत है जो आपको, किताब जो है ना आपको छोड़ती नहीं है। फिर एक बार आप पकड़ लो किताब को ना, तो किताब आपको छोड़ेगी नहीं, आपको हमेशा आपके साथ ही रहेगी वो। और इस हिसाब से अगर आप 1-1.5 हफ्ते या 10 दिन में भी एक किताब ख़त्म कर लेते हो, लेट्स से, आने जाने में सिर्फ मैं आपको
आपके पढ़ाई के टाइम की बात नहीं कर, आने जाने में अगर आप 10 दिन में एक किताब ख़त्म कर लेते हो, 52 वीक्स होते हैं, 365 दिन होते हैं, उस हिसाब से 36 किताबें आराम से, 36 भी छोड़ दो, अगर आप 10 भी ख़त्म कर लेते हो तो बुरा है क्या? कुछ काम करना है आपको, किताब खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनने के लिए बोल रहा हूँ, इतना तो कर सकते हैं ना? क्या इतना भी नहीं होगा हमसे? इससे आपका नॉलेज बहुत एनहांस होगा, इससे आपको पता चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है और हम कहाँ पर हैं। पॉडकास्ट सुनो, अच्छे पॉडकास्ट सुनने की आदत डालो। अच्छे पॉडकास्ट से आपको पता चलता है कि क्या है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कारी रिजवान खान साहब को पहचानते हैं आप? कारी रिजवान खान साहब जो है मशहूर बुलबुले बाग मदीना, दुनिया भर के सबसे पॉपुलर नातख़्वाह में से एक है, उनके साथ अभी हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। आप देखोगे जहाँ जहाँ पर आप लोग हैं वहाँ पर हम पहले पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पॉडकास्ट सुनना है, वाई लेट्स गिव क्वालिटी कंटेंट टू आवर स्टूडेंट्स, और हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। आपको रील्स देखना है, हम रील्स बनाए हैं। आपको यूट्यूब शॉर्ट्स चाहिए, आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे अच्छे नॉलेजेबल कंटेंट देखिए। टीम उम्मीद ये काम करने की कोशिश कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे वो हर इन कामों में जो है हम अपने हिसाब से, अपने एतबार से जितने रिसोर्सेज हमको, क्योंकि हम भी तो इन्फ्लुएंसर है नहीं, ठीक है, तो धीरे धीरे हम उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, स्पेशली यू, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो व्हाट विल हैपन इन 2030, यू विल हैव टू रीड बुक्स, you will have to listen to people who are there। आपका दिमाग जैसे जैसे खुलता जाएगा, जहन खुलता जाएगा। आज आपको करियर से रिलेटेड कितनी चीज़ें पता है। जैसे आप साइंस में हैं, मैं आपको पूछूं साइंस में कितने करियर ऑप्शंस हैं आपके पास? मुझे लगता है 2 हाथ की उंगलियां ख़त्म होंगे इतने भी नहीं पता होंगे हमको, लेकिन 150 करियर ऑप्शंस तो मैं लिख के सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 150 करियर ऑप्शंस साइंस के, उतने ही कॉमर्स के और उतने ही आर्ट्स के लिख सकता हूँ। आर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लो क्या बन सकते, तो टीचर, इसके अलावा बात भी नहीं बनती आगे। यस, ये तो जेनरिक है ना, ये तो मैं साइंस की बात भी कर सकता हूँ ना। एग्जैक्टली दैट्स प्रिसाइसली माय पॉइंट। हमारे को पता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? जैसे जुडिशरी जज कोई होता है, ये आपको पता है, बनते कैसे ये मैंने आज बताया, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, यस। आईटी सेक्टर काफी अच्छा बिल्डअप करेगा, काफी अच्छा ग्रो करेगा, उससे किया भी आईटी सेक्टर के बिना कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जैसे कि बीच के अंदर चैट जीटीपी जब से आया, चैट जीटीपी से आईटी सेक्टर के कई सारे एम्प्लॉइज जिन्होंने अपना काफी टाइम लगा के बचपन से मेहनत करके डिग्रीज हासिल करी, जो डिप्लोमास हासिल करे थे, सर वो सब जॉब लेसन की मतलब कोई बढ़ती नहीं उनकी। बिकॉज पता है, सही बोल रहे हैं ना, वो आईटी वालों की जॉब चलेगी। पता है क्यों? क्योंकि बहुत ख़राब आईटी प्रोग्रामर्स थे। अच्छा आईटी प्रोग्राम की नौकरी नहीं गई है, ख़राब लोगों की गई। जो कोडिंग मैं और कंप्यूटर में, जैसे मैं खुद एक कंपनी चलाता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं किसी को 30,000 रुपये दे के सैलरी रख रहा हूँ, और वैसे ही कोडिंग अगर मुझे चैट जीपीटी करके देता है फ्री में, तो मैं उसको क्यों रखूँगा? लेकिन अगर वो ऐसी प्रोग्राम्स लिख सकता है जो कंप्यूटर अभी करने में उसको सालों लग जाएंगे, तो मैं उसको रखूँगा ना, राइट। ख़राब लोगों की नौकरी जल्दी चलेगी। कोविड में ऐसे ही हुआ, कोविड में कंपनियों ने निकाला, मैं कंसल्टेंट हूँ बहुत सारी कंपनीज का, पता है क्यों निकाला? क्योंकि कंपनी को बहाना मिल गया था। कंपनी मार्क करती है, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, वो नहीं काम करता, ये काम नहीं करती, ये नहीं, सब मार्क करके रखा हुआ रहता है, उनको बहाना चाहिए, जैसे ही बहाना मिल गया आउट। ये सब जो है ना, मतलब मैं खुद हेड एचआर रह चुका हूँ कंपनियों का, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब टेक्निक्स है और कुछ नहीं। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, मैंने एमबीए किया, ये किया, वो किया। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूँ। उसमें से एक सोशल एक्सपेरिमेंट पता है क्या है? मैंने आज तक कोई डिग्री कलेक्ट नहीं करी है, ना मेरे पास एमबीए की डिग्री है, ना एमए की डिग्री है। मैं सिर्फ बोल देता हूँ, लोग यकीन मान लेते हैं। मैंने इतने सारे काम किए, किसी जॉब पे मुझे लोग बोलते हैं सर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्शन हो गया। बेटा डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं हुआ है, काबिलियत की वजह से हुआ। डॉक्यूमेंट बहाना है। मैंने आज तक कहीं एमबीए की डिग्री सबमिट नहीं करी है, मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास है ही नहीं, मैंने ली ही नहीं है। क्योंकि मैं जिस बॉस के पास काम करता था ना, वो ऐसा बोलते थे मुझे इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, इसको फेंक दो, ऐसे बोलते थे। और मैं उस बॉस से बहुत इन्फ्लुएंस था, उस इंसान से बहुत इन्फ्लुएंस था, तो मैंने डिग्री कलेक्ट नहीं की। मैं 3rd सेमेस्टर में प्लेस हो चुका था, सिल्वर मेडलिस्ट होने के बाद, 2nd रैंकर होने के बाद मैंने नहीं कलेक्ट करी। 18 कैंपसेस में मैंने 2nd रैंक लाया था वैसे, लेकिन मैंने कलेक्ट नहीं करी।
सोशल एक्सपेरिमेंट किया कि होता है क्या, सच में डिग्री की इतनी इंपॉर्टेंस है क्या। मुझे पता चला सच में डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं है, काम की इंपॉर्टेंस है। आप कैसे लेवल का काम करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पहले जॉब में आपको कोई पूछेगा कि डिग्री कौन सी है बताओ, दूसरे जॉब में क्या पूछेंगे पता है, पहले जॉब में क्या किया था, तीसरे में क्या पूछेंगे, दूसरे में क्या किया था, यही पूछेंगे ना। या हर साल ज़िंदगी भर आपको डिग्री के बारे में ही पूछते रहेंगे, कोई नहीं पूछता। पहले जॉब में ही पूछेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। व्हाट एल्स, और कोई, एक ही बच्चा सवाल पूछ रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, पूछो बिंदास, या मैं ज़बरदस्ती सवाल पूछवाऊँ, ये भी एक तरीका है ना कि, है ना। सर आप, जी आप आ जाइए ना सर, ब्लैक जैकेट, यस यस, नाइस जैकेट सर। क्या करते हैं आप, कुछ मतलब कुछ तो करते ही होंगे यहाँ, ऑफ कोर्स। इस कॉलेज में क्या करते हैं, मतलब स्कूल में क्या करते हैं। मैं वापस सवाल थोड़ा रिफ्रेम करता हूँ, कौन से स्टैंडर्ड में है। हाँ, 11th कॉमर्स साइंस आर्ट्स, 11th कॉमर्स में करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम बेटा, क्या करना चाहते हो आप। सोचा है, मतलब ऐसा कोई प्लान किया है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ने प्लान करके रखा हो कि ऐसा बनना है, ये बनना है, वो बनना है। कुछ लोग विदाउट प्लान के भी हैं। तो अगर नहीं किया है, माई रिकमेंडेशन इज़ दिस वीडियो कॉल एज इकिगाई, यू विल फाइंड ऑन टीम SDI Amit, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि करना क्या है। कभी कभार कन्फ्यूजन होता है ना, पता ही नहीं चलता कि करूँ क्या मैं, या तो ऑप्शंस ही नहीं पता, या इतने सारे पता है कि किस में जाऊँ कोई आइडिया नहीं है। तो उस वक्त आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। उसमें 4 कॉलम्स मैंने बनाने को कहे हैं, वो 4 तभी के तभी वीडियो सुनते सुनते ही बना दो, और पॉज करो वीडियो को, पहला कॉलम फिलअप करो, फिर दूसरा सुनो, फिर दूसरा कॉलम फिलअप करो, तीसरा, चौथा, इस तरह से करो। इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट अ पर्पस कि इसको मैं पकड़ के चलूँगा ना तो मैं इंशाल्लाह ताला अच्छा कर लूँगा। करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हैव अ सीट। एनीवन एल्स, और किसी को कोई सवाल पूछना है। देखो, मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं शायद वापस आऊं, मिलूं, नहीं मिलूं, राइट। तो अगर मैं आया हूं, मैं चाहूँगा कि आप लोग में से जितने लोग जितना छोटा सवाल, जितना बड़ा सवाल पूछ सकते हैं पूछो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उसको जवाब देने की, राइट। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग सवाल पूछेंगे तो। सर, एक स्टॉक मार्केट होता है जी सर, जो स्टॉक मार्केट के लिए जो लोग कह देंगे आराम है, हलाल है, ट्रेडिंग करते हैं, गुड क्वेश्चन, मैं इस पे जवाब दे दूँ। आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पैनल ट्रेनर हूँ मैं। तो अगर आप कभी मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप देखेंगे हज़ारों बच्चों ने लिखे हैं सेशंस के मेरे साथ, उन्होंने फ़ोटो पोस्ट करे हैं, वो मेरे NSE के सेशंस में वगैरह आए हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीज़ें। सर, ट्रेडिंग तो सेलिंग और बाइंग होती है स्टॉक्स की, पर दूसरों की स्टॉक्स। शांति बेटा, सुन ले, बहुत ज़रूरी है ये, आप लोग भी सुन लो। क्योंकि एक कंपनी जब मैं खड़ा करता हूँ तो मैं दिन रात उसमें मेहनत कर रहा हूँ। मैं बाहर आया हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं सुबह से फ़ोन पर लगा हूँ। अभी यहाँ से बाहर निकलूँगा ब्रेक में, फिर फ़ोन पे लगूँगा, ठीक है। एक कंपनी को बड़ा करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। लेकिन जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या मेहनत है, कुछ भी नहीं। जब मुझे पैसे लगते हैं वो मुझे पैसे दे देते हैं, और जब कंपनी ग्रो होती है उस परसेंटेज के हिसाब से उनको उनका शेयर मिलता है। इन्वेस्टर बनना इज़ द बेस्ट थिंग। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट सीखनी चाहिए, पर्सनल फाइनेंस सीखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं अभी उस पर थोड़ी सी, हमारी रिसर्च चल रही है, उस पर फिर एक सीरीज़ हम क्रिएट करेंगे पर्सनल फाइनेंस पे। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ज़ीरो है। मुस्लिम फैमिली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाओ, इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट सिखा ही नहीं रहा है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते। और
बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। नाम क्या बेटा आपका? मोहम्मद अल्फेज खान। मोहम्मद अल्फेज खान, माशाल्लाह। तो अल्फेज ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब इसका जो सवाल का जवाब एकदम सीधा सीधा नहीं है। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की एक किताब है शेयर मार्केट के मसाइल। मैं पहले रेकमेंड करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं अपन, ठीक है? तो मोहम्मद अल्फेज पहले वो किताब पढ़ लो, शेयर मार्केट के मसाइल। ये किताब है SDI के किसी भी, अगर आप इस पे चले जाएं मकतब पे जहाँ पर किताबें मिलती हैं, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला ये मिल जाएगी आपको। दिस विल हेल्प यू विद द बेसिक्स। कौन से कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, कौन से कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकते, वो कंपनी का पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई मुस्लिम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारे जो है ना ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल है ये आपको मिल सकता है। सेकंड, इसमें दो चीज़ें समझने वाली, एक तो पहले ये पढ़ लो, दूसरा जो उनका सवाल था उसको भी एक लफ्ज़ में एक लाइन में आंसर देके चलो। तो एनी ऑप्शन दैट गिव्स यू अनवांटेड गेन, इतना बड़ा गेन जिसके एवज में उसका रिस्क बहुत छोटा लगे। ऐसी कोई भी ट्रेड जिसमें इतना बड़ा गेन मिल रहा है जिसकी रिस्क बहुत छोटी है, वो ट्रेड अलाउड नहीं है, इतना नहीं अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप IPO लेते हैं, IPO इज़ नॉट दैट, फ्यूचर ऑप्शंस अलग है, ठीक है? फ्यूचर ऑप्शंस अलग है, IPO अलग है, राइट? इसलिए मैं बोला ना पहले वो किताब पढ़ लो, शेयर मार्केट के मसाइल इस नाम से किताब है मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की। इसको लिख लो, इसको पढ़ लो, इंशाल्लाह ताला मेरे से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। SDI उम्मीद के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा फेसबुक पे कॉल कर मैसेज करके बोल दो कि रज़ा सर से बात करनी है, वो आप लोग को जो है कनेक्ट करवा देंगे, फिर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि एक लाइन में इसका जवाब देना इतना सिंपल है नहीं वो, राइट? इसलिए मैंने बोला क्या ना, एजुकेटेड डिस्कशन अगर अपने को करना है तो आपको एजुकेट मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको एक किताब दे दी। अगर आपको सच में अपने आप को पर्सनल फाइनेंस बिल्ड करना है, आपको सच में 40 साल की ज़िंदगी में रिटायर होना है, 40 साल की उम्र में, कि भाई मुझे काम ही नहीं करना आज के बाद जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, मैं दुनिया घूमूंगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी फैमिली को सिक्योर करता है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके बारे में पढ़ के करेंगे तो अच्छा होगा, हराम हलाल की समझ के करेंगे तो अच्छा होगा। जी, 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 सर वो चीज़ ये बताना है कि कौन सा स्टॉक हराम है, कौन सा स्टॉक हलाल है। बिल्कुल। सर मैं उस प्लेटफॉर्म पे किस लेवल तक ट्रस्ट कर सकता हूँ? अब यही तो मैं बता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म ने अपनी रिसर्च किस बेसिस पे करी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब उस प्लेटफॉर्म का बायोडाटा जानना था। हाँ, तो मैं वही आ रहा हूँ उस पर। देखो वो कैसे हो सकता है कि आप जब एक ब्लैक एंड वाइट कंपैरिजन करते हो, फॉर एग्जांपल मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की आपने किताब पढ़ ली, अब किताब पढ़ने के बाद आपने एक एनालिसिस किया टाटा स्टील का एग्जाम्पल, ठीक है? अब आपका उस किताब के हिसाब से एक एनालिसिस आपने यहाँ पर लिख दिया, ओके? और सेम एनालिसिस आप आपके वो ऐप पर चेक कर लीजिए। अब आपको आइडिया आ जाएगा कि इज इट गोइंग ऑन द राइट वे और अ डिफरेंट वे। आप उनको मेल लिख सकते हैं, सब लोग लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये ऐसी चीज़ है, आप तो बता रहे हैं कि हलाल है, मेरे हिसाब से तो हलाल नहीं होनी चाहिए, तो आपका क्या एनालिसिस है? देखो तर्क वितर्क होना चाहिए, आप उससे समझ लो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मसलक का फ़र्क आ जाता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जिस पे अभी गुफ्तगू अगर मैं करना चाहूँ तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट रखूँगा। मैं सिर्फ पहली स्टेप आप सबको ये बोलूँगा, एक किताब है शेयर मार्केट की, बहुत छोटी किताब है, बहुत ही छोटी किताब। शेयर मार्केट के मसाइल पढ़ने जाओ तो मेरे ख्याल से आप लोग 3-4 दिन में ख़त्म कर दोगे उसको, अगर आप पढ़ना चाहोगे ठीक से तो। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हो, मैं एज अ ट्रेनर जो NSE में ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, मतलब लाखों तो नहीं बट हज़ारों में 10,000 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ मैं, उसकी हैसियत से बता रहा हूँ, पढ़ के इन्वेस्ट करना, बिना पढ़े इन्वेस्ट मत करना। दूसरे का सुन के, टेलीग्राम पर सुन के, टेलीग्राम का मैसेज पढ़ के इन्वेस्ट मत करना, खुद भी डूबोगे, अब्बा राशन कार्ड से नाम काट देंगे वो अलग, ठीक है? तो वो गलतियाँ नहीं करना। इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, लेकिन सर जो ट्रेडिंग होती है उसकी पूछ रहा हूँ आपसे। मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी इसमें स्टेप 2 तो आएंगे उस पर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पे, फिर ट्रेडिंग ऑप्शंस में क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं है, लेकिन उससे पहले
ट्रेडिंग में खरीदना क्या है क्या नहीं खरीदना है ये समझना चाहिए ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वो किताब पढ़ लो एक बार, और SDI उम्मीद के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम लेके मैसेज कर देना, इंशाल्लाह ताला I'll get the मैसेज, फिर हम बात करेंगे। किसका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद रज़ा मुल्ला। किसी को भी बोलना रज़ा सर से बात करनी है, इंशाल्लाह ताला कहीं पर भी हो सकती है। मैं दिन भर वेला तो रहता हूँ, मैंने बताया तो मैं फ्री इंसान हूँ एकदम। जी सर जैसे कि अपन कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपन ने अपनी कंडीशन देख ली वो हलाल है। एक मिनट आराम से सुन लो तो सही क्वेश्चन। यहाँ जैसे मान लिया अपनी शरीयत के अकॉर्डिंग ये स्टॉक खरीदना हलाल है, जी इसके अंदर भी अगर अपन सारे स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसमें तो दो कंडीशन होती है, तो अपन किसी ट्रिप पे काम करें या फिर अपन एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस। यस, तो सर अगर अपन टिप पे काम तो करते हैं तो शायद वो हराम है या फिर एनालाइज करके ही हलाल है। नहीं, टिप के लिए मैं किसी को अगर पैसे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टीम बिठा रखी है, वो मेरे लिए रिसर्च करती है और मैं उसको पैसे देता हूँ उस चीज़ के लिए, तो ये तो जायज़ हो गया ना। सब वो एनालिसिस कर रही है। हाँ, मेरे लिए एनालिसिस कर, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ उस चीज़। जैसे मैंने लोग ऑफिस में काम करने के लिए रखे हुए हैं, अगर वो यही काम कर रहे हैं तो मैं उसको पैसे दे रहा हूँ ना उस एवज में। उसको परसेंटेज मिल रही है। और सर एनालिसिस दोनों तरीके से कर सकते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों करना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा टिप पे काम करो ही मत, टिप पे कभी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा कम पैसा कमाओ लेकिन खुद रिसर्च करो। एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई सवाल पूछना है? ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं अपनी गुफ्तगू को और ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी है, ज़्यादा नहीं थोड़ी ही सही, 2 ही बातें सही, जो 3 चीज़ें लिखी हैं सिर्फ उतनी ही सही। करियर से रिलेटेड 2 ही ऑप्शंस हमने समझे होंगे, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलो ना तो एक जहन बना के निकलना आज यहाँ से कि कुछ करना है, और कुछ करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ। आपको ये एहसास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कोई है नहीं गाइड करने के लिए, बताने के लिए कोई बता नहीं सकता या कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपके पास एक पूरी टीम है। जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मेरे जैसे ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आपको डॉक्टर बनना है, हम उस एक्सपर्ट से बात कर लेंगे। CA बनना है, CA टॉपर से बात करवा सकते हैं। आपको किस फील्ड में जाना है, आप उस फील्ड में इंशाल्लाह ताला हमको बताइए। टीम SDI उम्मीद को मैसेज कीजिए कि आई एम फ्रॉम दिस हेरा जयपुर स्कूल एंड आई वांट टू नो अबाउट दिस, एंड इंशाल्लाह ताला समवन विल कनेक्ट यू विद द राइट एक्सपर्ट। ओके, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा मुल्ला है और यहाँ पर हज़रत के हुक्म से कारी साहब की सरपरस्ती में मैं टीम उम्मीद को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओके, और टीम उम्मीद इन शोबों में काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में कर रही है, और इंशाल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम्स हम आपके लिए और करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, आपने फिर बुलाया, तो अगर आप बोर होकर सो गए हों तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए कि मैंने आपका कीमती वक्त जो है बर्बाद कर दिया। बट उम्मीद ये है कि अगर आपने 2 चीज़ें सीखी है, 3 चीज़ें सीखी है, तो सिर्फ सीख कर यहाँ पर बैठ के सुनकर मत जाओ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ज़िंदगी, नॉलेज इज़ पावर, सुना है सबने? इनकम्प्लीट है। नॉलेज इज़ नॉट पावर, नॉलेज इज़ पावर इफ़ अप्लाइड। मेरे पास बहुत नॉलेज है लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो knowledge is power only and only when it is applied. So apply the knowledge that you have got from here, and inshallah ta'ala you will clear this exam and all the exams in life with flying colors. With that note, I would like to end my today's speech, session, lecture, whatever you would want to call it as. And I hope I tried my level best to match the vibe, and I hope it matched. Okay, and you will do something that helps you create good marks in your examination, not just good marks in your examination but also a good career in your life, and will make you more responsible. आप जब ये responsibility लेके चलेंगे ना कि मुझे मेरे कौम के बच्चों के लिए भी कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीने के लिए हम ये देखो, इंसान और जानवरों में एक फ़र्क होता है। जानवर अपने लिए जीता है, हर कुत्ता अपने लिए जी रहा है, हर बिल्ली अपने लिए जी रही है, हर गधा अपने लिए जी रहा है।
राइट और रॉन्ग? इंसान कम्युनिटी में रहता है, इसलिए हमको सोशल एनिमल कहते हैं। पढ़ा है ना सबने? हम क्या हैं? सोशल एनिमल। मतलब क्या? ये दूसरों के बारे में सोचता है। हम एनिमल तो है लेकिन सोशल वाले हैं, है ना? दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरों के बारे में सोचो, कौम के बारे में सोचो, अपने कौम के बच्चों के बारे में सोचो कि मैं इनको कैसे फ़ायदा, इन जनरल अपने देश के बारे में सोचो कि मेरी वजह से मेरे देश को किस तरह का फ़ायदा हो सकता है। जो बच्चा ये फ़िक्र लेके जाएगा ना, वो कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये फ़िक्र रहेगी कि मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे कौम का नाम ख़राब होगा, मेरे देश का नाम ख़राब होगा, और वो कभी गलत काम नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे बहुत भरोसा है आप लोगों पे। आप जिस तरीके से एंथुजियाज़म के साथ सवाल पूछ रहे हैं, या डर भी रहे, कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ इस बात को कि जब मैं आपकी उम्र का था, मेरे में भी हिम्मत नहीं थी हाथ ऊपर करके सवाल पूछूं। कोई मुझे खड़ा कर देता तो मुझे डर लगता था कि मैं क्या बोल दूँ, तो मैं उस डर को भी समझता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया है कि आप हमसे किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। और हर बच्ची जो यहाँ बैठी है, हर बच्चा जो यहाँ बैठा है, जब भी उसको पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी आएगी, करियर से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी आएगी, जॉब से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी आएगी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी आएगी, तो आप बेझिझक टीम SDI उम्मीद के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे और हमसे रब्ता करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जितनी हमारी इस्तिताअत है, जितना हमारा नॉलेज है, उसको यूज़ करके हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। विद दैट नोट आई एंड माय टुडेज टॉक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फॉर लिसनिंग टू मी। Okay, thank you all of you for being here. Thank you for joining us in this wintry day. I understand today was really very cold, but you took the efforts of coming here and listening to me, and I really thank from the bottom of my heart, and I pray to the Almighty Allah Subhanahu wa Taala to bless all of you with His choicest blessings. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.